हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम 2024 के यूपीएससी प्रीलिम्स का सीसैट का पेपर जो है वो सॉल्व करेंगे। हर साल की तरह इस साल भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो नंबर सिस्टम से आए हैं। टोटल 13 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से है एंड सेकंड जो है फिर डेटा सफिशिएंसी से भी पिछले साल काफी क्वेश्चन आए थे। इस साल भी 10 क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी से है। पिछले साल परसेंटेज के क्वेश्चन ज्यादा नहीं थे, इस बार 5 क्वेश्चन परसेंटेज से है और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से पिछले साल काफी क्वेश्चन थे, बट इस साल जो है बस एक ही क्वेश्चन है। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस। सो सेट ए में का क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड टू कट अ क्यूब इनटू 64 आइडेंटिकल पीसेस। 64 आइडेंटिकल पीसेस हमको इस क्यूब में है ऐसा दिया गया है और मुझे पता है कि 4 क्यूब जो है वो 64 के बराबर होता है। अगर मुझे एक क्यूब में 64 आइडेंटिकल पीसेस चाहिए तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट ये 3 डायमेंशन के अलॉन्ग मुझे 4 पीसेस जो है वो डालने पड़ेंगे। ओके, अगर मैं 4 पीसेस इस तरीके से हाइट के अलॉन्ग डाल देता हूँ, 4 पीसेस इस तरीके से लेंथ के अलॉन्ग डाल देता हूँ और 1, 2, 3 और 4 ये पीसेस जो है वो ब्रेड्थ के अलॉन्ग डाल देता हूँ। मेरा क्यूब जो है मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ओके, यहाँ से एक बात मुझे नज़र आती है कि मुझे हर डायमेंशन पे इस तरीके से 3 कट जो है वो मारने पड़ेंगे। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड लेंथ के अलॉन्ग, ये हाइट के अलॉन्ग फर्स्ट, हाइट के अलॉन्ग सेकंड, हाइट के अलॉन्ग थर्ड और ब्रेड्थ के अलॉन्ग ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। इस तरीके से हर डायमेंशन के अलॉन्ग मुझे 3 कट्स मारने पड़ रहे हैं। टोटल कट्स जो है that would be equal to 3 into 3 which is equal to 9, which makes the correct answer option B. Next question है, in the expression 5 star 4 star 3 star 2 star 1 star is chosen from plus minus multiplication each at most 2 times. What is the smallest non-negative value of the expression? हमें 5 star 4 star 3 star 2 स्टार 1 इसमें स्टार को प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन से रिप्लेस करके स्मॉलेस्ट नॉन निगेटिव वैल्यू जो है वो निकालनी है। अब ऑप्शन में देखोगे तो 0 जो है इट इज़ द स्मॉलेस्ट नॉन निगेटिव वैल्यू। क्या मैं कुछ ऑपरेशंस करके यहाँ पे 0 ला सकता हूँ? ऑब्वियसली नंबर्स को रिड्यूस करने का सबसे इजी तरीका तो सबट्रैक्शन ही होगा। अगर मैं 5 - 4 - 3 करता हूँ, ओके, ये जो मैं माइनस की टर्म जो है मैक्सिमम 2 टाइम्स ला सकता हूँ, तो मैंने 2 टाइम्स यहाँ पे ला लिया है, राइट। दिस इज़ 5 - 7 विच इज़ इक्वल टू -2। अब बाकी क्या ये मैं +2 के बराबर ला सकता हूँ? अगर मैं 2 × 1 करूँगा तो ये जो है 2 के बराबर आ जाएगा और इनके बीच का साइन जो है मैं प्लस कर देता हूँ। यहाँ पे -2 + 2 जो है 0 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे मैं पहले स्टार को माइनस, दूसरे स्टार को भी माइनस, तीसरे स्टार को प्लस और चौथे स्टार को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे इक्वल टू 0 ला सकता हूँ। क्योंकि 0 जो है स्मॉलेस्ट नॉन निगेटिव वैल्यू है गिवन ऑप्शन में और हम 0 ला सकते हैं, और आंसर विल बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6k days वेयर k इज अ नेचुरल नंबर। By what % should the number of men be increased so that the work can be completed in 5k days? सर्टन नंबर ऑफ मैन जो है मैं लेट्स से x ले लेता हूँ। ओके, टोटल जो है x मैन है और ये जो है 6k डेज में वर्क जो है कंप्लीट करते हैं। तो कंप्लीट वर्क जो है मेरा, मैं मान लेता हूँ कि ये 6k × x यूनिट्स का है। ओके, और अब क्या किया आपने कि नंबर ऑफ मैन को आपने बढ़ा दिया है। लेट्स से आपने टोटल मैन जो है y कर दिए है जो कि x से बड़ा है और वर्क कंप्लीट करने में इनको 5k डेज लग रहे हैं। ओके, ये 5 डेज में जो है 5k × y यूनिट्स ऑफ वर्क करेंगे। अब क्योंकि ये वर्क और ओरिजिनल वर्क जो है ये सेम है, राइट, इट इज़ ऑल्सो कंप्लीट वर्क, ये भी जो है कंप्लीट वर्क है। इसका मतलब क्या होगा कि 6k x इज इक्वल टू 5k y, k कैंसिल हो जाएगा और y जो है ये 6x/5 आएगा। इसको मैं x + x/5 लिख सकता हूँ, राइट। मेरा जो इंक्रीज्ड नंबर ऑफ मेंस है वो x/5 है
तो x/5 जो है x का कितना परसेंटेज होगा ये निकालने के लिए x/5 अपॉन x इंटू 100 करूँगा, x कट जाएगा और मेरा आंसर आ जाएगा 100/5 विच इज़ इक्वल टू 20%, विच मेक्स द करेक्ट आंसर ऑप्शन सी. Let's move on to the next question. X, Y and Z can complete a piece of work individually in 6 hours, 8 hours and 8 hours respectively. However, only one person at a time can work in each hour and nobody can work for 2 consecutive hours. All are engaged to finish the work. What is the minimum amount of time that they will take to finish the work? So, इस क्वेश्चन में हमारी जनरल टेंडेंसी रहती है कि हम जो है वर्किंग ऑर्डर जो है XYZ इस तरीके से ले, बट यहाँ पे देखो X जो है वो 6 आवर्स में वर्क कंप्लीट कर रहा है और Y और Z जो है दोनों 8 आवर्स ले रहे हैं. तो अगर मैं हर 3 आवर में X को एक ही बार इंगेज करता हूँ तो ये थोड़ा सा इनएफिशिएंट वे हो जाएगा. अब देखो मैं अलग से एक क्या सीक्वेंस बना सकता हूँ यहाँ पे कि X Y और फिर से X और उसके बाद Z, फिर से X उसके बाद Y, फिर से X उसके बाद Z. तो क्योंकि X जो है ये कंसेक्यूटिव आवर्स वर्क नहीं कर सकता, राइट, 2 कंसेक्यूटिव आवर्स वर्क नहीं कर सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो 2 आवर्स के बाद फिर से वर्क नहीं कर सकता. ओके, हमने यहाँ पे हर 3 आवर्स के बाद X को लाया था, बट यहाँ पे मैं हर 2 आवर्स के बाद X को ला रहा हूँ बिकॉज X जो है वो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है वर्क कंप्लीट करने में, वो सबसे ज़्यादा कम टाइम ले रहा है. ओके, अब इसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि X को मैं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम एंगेज कर रहा हूँ जो कि कंडीशन के हिसाब से पॉसिबल है, मेरा टाइम जो है इस केस में मिनिमम आ जाएगा. और यहाँ पे देखो X को 6 आवर्स लग रहे, Y और Z को दोनों को 8 आवर्स लग रहे वर्क कंप्लीट करने में. तो 1 आवर में जो है X जो है 1/6 पार्ट करेगा वर्क का और Y और Z दोनों जो है 1/8 पार्ट करेंगे वर्क का. सो मैं मान लेता हूँ कि मेरा कंप्लीट वर्क जो है ये 6 और 8 का एलसीएम जो कि 6 4 सा 24 और 8 3 सा 24 होने के कारण 24 है, 24 यूनिट्स का मेरा वर्क है. तो इस हिसाब से X जो है 1/6 ऑफ 24 यानी एक आवर में 4 यूनिट्स करता है, 4 यूनिट्स पर आवर. और Y और Z जो है ये 24/8 यानी 3 यूनिट्स पर आवर वर्क कर रहे हैं. सो एवरी 2 आवर्स मेरा जो वर्क डन है, सो X जो है 4 यूनिट्स कर रहा है पर आवर और Y और Z में से जो भी आएगा वो 3 यूनिट्स कर रहा है. तो हर 2 आवर्स में मेरा 7 यूनिट्स ऑफ वर्क जो है वो हो रहा है. ओके, और मुझे जो है 24 यूनिट्स ऑफ वर्क करना है, तो 7 इंटू 3 मैं 21 कर देता हूँ. ओके, तो इसका मतलब जो है ये 2 आवर्स के 3 बंडल हो जाएंगे, तो इसका मतलब 6 आवर्स में मेरा 21 यूनिट्स का वर्क जो है वो हो रहा है. अब ये जो 7th आवर रहेगा इसमें हमको पता है ये 2 + 2 + 2 इसके बाद X ही आने वाला है. तो X जो है 4 यूनिट्स ऑफ वर्क पर आवर करता है, बट मुझे वर्क कंप्लीट करने के लिए 3 यूनिट चाहिए है, राइट. तो अगर वो 60 मिनट्स में 4 यूनिट्स करता है तो 1 यूनिट का वर्क जो है वो 15 मिनट में करेगा और 15 इंटू 3 जो है 45 मिनट्स में वो 3 यूनिट्स ऑफ वर्क करेगा. सो ये 21 यूनिट्स का वर्क 6 आवर्स में और बचे हुए 3 यूनिट्स का वर्क 45 मिनट में, इससे मेरा टोटल 24 यूनिट्स ऑफ वर्क जो है वो 6 आवर्स एंड 45 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा, जिसकी वजह से मेरा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी. लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी consecutive zeros are there at the end of the integer obtained in the product 1 square into 2 to the power 4 into 3 to the power 6 into 4 to the power 8 up to 25 to the power 50. सो मुझे कॉन्जिक्यूटिव जीरोस चाहिए है एट द एंड ऑफ इंटीजर, जो कि इसका जो रिजल्ट है वो है. ओके, अब देखो यार जीरोस का मतलब क्या होगा. जीरोस का मतलब होगा मल्टीप्लाइड बाय 10 विच कैन बी रिटन एज मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5. ओके, सो मेरे प्रोडक्ट में जितने बार 2 की पावर और 5 की पावर आएंगी, सो मिनिमम पावर जो रहेगी 2 या 5 में से उतने जो है जीरोज रहेंगे. सो ये जो नंबर है इसमें 1 की पावर उसका डबल 2 है, 2 की पावर उसका डबल 4 है, 3 की पावर उसका डबल 6 है. तो इस हिसाब से अगर मैं 5 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स या 5 के मल्टीपल्स देखूंगा तो उसमें 5 की पावर यहाँ पे 10 आएगी. फिर नेक्स्ट 5 का मल्टीपल जो है 10 है, इसकी पावर जो है उसका डबल 20 हो जाएगी. नेक्स्ट 5 का मल्टीपल जो है वो 15 है, इसकी पावर 30 रहेगी. नेक्स्ट 5 का मल्टीपल जो है वो 20 है, इसकी पावर 40 रहेगी. और नेक्स्ट 5 का मल्टीपल जो है वो लास्ट 25 है, इसकी पावर 50 रहेगी, राइट. अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये जो 5 के मल्टीपल्स है इनको
5 इंटू समथिंग में स्प्लिट करता हूँ, राइट। और इनको ही मैं कंसिडर कर रहा हूँ क्योंकि देखो यार 2 से डिविजिबल होने वाले काफ़ी सारे नंबर्स हैं, तो उनको जो है आप स्प्लिट कर सकते हो और ऑब्वियसली इसकी वजह से 2 की पावर जो है वो तो बहुत ज़्यादा नंबर आएगा। तो हमारा रेस्ट्रिक्टिव जो वैल्यू रहेगा वो 5 की पावर रहेगी, वो जितनी रहेगी उतनी 5 इंटू 2 की पावर जो है कॉमन लेके मैं बता सकता हूँ कि 10 कितने आएंगे। सो यहाँ पे 5 की पावर 10 है, उसको तो वैसे ही रहने दो। 10 की पावर 20 को मैं 5 इंटू 2 टू द पावर 20 लिख सकता हूँ, ओके। 15 टू द पावर 30 को मैं 3 इंटू 5 टू द पावर 30 लिख सकता हूँ। और 20 टू द पावर 40 को मैं अगेन 4 इंटू 5 टू द पावर 40 लिख सकता हूँ। और 25 को मैं 5 इंटू 5 टू द पावर 50 लिख सकता हूँ। अब यहाँ से 5 के पावर्स जो है वो कंबाइन कर लो। सो 5 की पावर 10 इंटू 5 की पावर 20 इंटू 5 की पावर 30 इंटू 5 की पावर 40 इंटू यहाँ पे देखो 5 इंटू 5 टू द पावर 2 हो जाएगा। और 5 टू द पावर 2 टू द पावर 50 जो है 2 इंटू 50 100 आएगा। सो ये 5 टू द पावर 100 हो जाएगा। सो अल्टीमेटली 5 की जो पावर है 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 100 इसके बराबर आएगी, विच इज़ इक्वल टू 5 टू द पावर। सो 30 प्लस 30 60, 60 प्लस 40 100, 100 प्लस 100 200। सो 5 की पावर जो है 200 आती है। 2 की पावर अगर आप देखोगे तो वो 200 से कई ज़्यादा आएगी, बट क्योंकि हमको मिनिमम पावर देखनी है 2 और 5 में से जो भी है, तो ये मिनिमम पावर 200 है। इसका मतलब इनको कंबाइन करके आप 10 टू द पावर 200 जो है वो अलग से निकाल सकते हो मल्टीप्लिकेशन में, जिसकी वजह से टोटल जीरोस जो है वो 200 जीरोस हो जाएंगे, ओके। एंड दैट मेक्स द करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन जनवरी 1st 2023 अ पर्सन सेव्ड ₹1. On January 2nd, 2023, he saved ₹2 more than that on the previous day. On January 3, 2023, he saved ₹2 more than that on the previous day, and so on. At the end of which date was his total saving a perfect square as well as a perfect cube? तो यार परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब नंबर आपको पता है 64 है, राइट। ये जो है 4 का क्यूब है और 8 का स्क्वायर भी है, तो परफेक्ट स्क्वायर भी है, परफेक्ट क्यूब भी है। तो हमें जो है इसके टोटल सेविंग 64 कब आती है ये कैलकुलेट करना है। अब अगर मैं डेट देखूँ तो 1 जन को जो है इसने ₹1 जो है वो सेव किए, 2 जन को 1 + 2 यानी 3, और 3 जन को 3 + 2 यानी 5, ओके। 4 जन को 5 + 2 यानी 7। तो इस तरीके से आपकी जो सेविंग्स है वो एक एपी जो है वो बना रही है, जहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है वो 1 के बराबर है और कॉमन डिफरेंस जो है वो 2 के बराबर है, राइट। और हमें अगर सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एफी का फॉर्मूला अगर हम लगाएंगे, सो दिस इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ओके। और ये जो सम है टोटल सेविंग्स की वैल्यू देगा जो हमको 64 लेनी है। सो 64 जो है n/2 इंटू, देखो a 1 है तो 2a 2 हो जाएगा, प्लस n-1 इंटू डी जो है 2 है। सो दिस इज इक्वल टू n/2 इंटू 2 प्लस 2n-2, तो 2 - 2 कट हो जाएगा, और ये 2n का ऊपर का 2 नीचे का 2 भी कट हो जाएगा। तो 64 जो है ये n इंटू n यानी n² के बराबर आएगा। इसका मतलब n जो है ये 8 है। तो n बराबर 8 का मतलब है 8 डे को जो है उसकी सेविंग जो है 64 के बराबर हो जाएगी, और सेविंग स्टार्ट जो है 1 जन से हुआ है, तो 8वां दिन जो है 8 जन रहेगा, ओके, विच मेक्स द करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। Let's move on to the next question. 222 to the power 333 plus 333 to the power 222 is divisible by which of the following numbers? So numbers हमको 2, 3 और 37 ये चेक करने हैं, राइट। अब यार ये 37 जो है थोड़ा सा वियर्ड सा नंबर है, बट अगर मैं मेरे गिवन नंबर्स देखता हूँ तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे पता है कि ये दोनों नंबर जो है 111 से डिविजिबल रहेंगे, राइट। 222 जो है 111 इंटू 2 रहेगा, और 333 जो है वो 111 इंटू 3 रहेगा, ओके। सो इन दोनों में से मैं 111 जो है वो कॉमन ले सकता हूँ, और 111 को अगर मैं देखूँगा और 37 से मुझे पता है कि 7 3 21 होता है, तो 37 इंटू 3 अगर मैं करता हूँ तो 7 3 21 कैरी 2, 3 3 9 प्लस 2 1, तो 111 जो है ये 37 इंटू 3 के बराबर है। तो इससे मुझे थोड़ा सा आइडिया आ जाता है कि कहीं ना कहीं पे 37 का जो है इन्वॉल्वमेंट है इस क्वेश्चन में, ओके। सो 222 को जो मैं 2 इंटू 111 लिख सकता हूँ, राइट।
और 333 को जो है मैं 3 इंटू 111 लिख सकता हूँ। ओके, अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इन दोनों नंबर से मैं 111 टू द पावर 222 कॉमन ले लेता हूँ, राइट। सो यहाँ पे 2 टू द पावर 333 बच जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 111 टू द पावर 111, और प्लस में 3 टू द पावर 222 जो है वो अलग से बच जाएगा। सो मेरा नंबर जो है 37 टू द पावर 222 मल्टीप्लाइड बाय 3 टू द पावर 222 इन ब्रैकेट 2 टू द पावर 333 इंटू 111 टू द पावर 111 प्लस 3 टू द पावर 222 आएगा, राइट। अब ये जो नंबर है मैं क्लियरली देख सकता हूँ 3 की पावर है तो डिविजिबल बाय 3 है, और 37 की पावर है तो डिविजिबल बाय 37 भी है। अब 2 से डिविजिबल है या नहीं ये चेक करने के लिए अल्टीमेटली मुझे देखना पड़ेगा कि ये जो गिवन नंबर है इसके यूनिट प्लेस में इवन नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई आएगा तो ही वो 2 से डिविजिबल रहेगा। अब देखो यार 222 टू द पावर 333 जो है इसके यूनिट प्लेस में 2 टू द पावर 333 में जो डिजिट है वो रहेगा, और 333 टू द पावर 222 में यूनिट प्लेस में जो डिजिट है वो 3 टू द पावर 222 के बराबर रहेगा। तो मुझे 4n के फॉर्म में इनकी पावर लिखनी पड़ेगी। तो 333 जो है 4 8 सा 32 होता है और 13 बचता है, तो 4 3 सा 12 और रिमाइंडर जो है वो 1 आएगा, और 3 की पावर 222 जो है वो 3 की पावर 4 इंटू 4 5 सा 20 और 4 5 सा 20 तो रिमाइंडर 2 आएगा। तो 2 की पावर जो है 4n प्लस 1 के फॉर्म में है, और 3 की पावर जो है वो 4n प्लस 2 के फॉर्म में है। अब इनके पावर्स अगर आप देखोगे तो 2 की पावर जो है वो 2 4 6 8 ऐसे वैरी करती है, और 3 की पावर जो है वो 3 9 7 और 1 ऐसे वैरी करती है। और 4n प्लस 1 पे जो है यूनिट प्लेस में 2 आएगा, और 4n प्लस 2 में 3 के केस में यूनिट प्लेस में 9 आएगा। तो यूनिट प्लेस में 2 प्लस 9 यानी 11, यानी यूनिट प्लेस का डिजिट जो है इस रिजल्ट का यूनिट प्लेस का डिजिट जो है वो 1 है। इसका मतलब ये ऑड है और 2 से डिविजिबल नहीं है। तो हमारा आंसर रहेगा कि ये जो रिजल्ट है ये 3 और 37 से डिविजिबल रहेगा बट 2 से नहीं रहेगा, विच मेक्स द करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट परसेंट ऑफ वाटर मस्ट बी मिक्स्ड विथ हनी सो एज टू गेन 20% बाय सेलिंग द मिक्सचर एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ हनी। सो गेन हमें 20% का चाहिए, राइट। सो मान लो मैं सेलिंग प्राइस जो है वो ₹120 रख देता हूँ और कॉस्ट प्राइस जो है वो ₹100 रख देता हूँ। इससे मेरा गेन जो है वो 20 रुपीज़ के बराबर आ जाएगा, जो कि इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 20% होगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस जो है ₹100 रखी है मैंने। ओके, अब ये तो सेलिंग प्राइस जो है मिक्सचर की हो गई, और हमें बोला क्या गया है कि वी आर सेलिंग द मिक्सचर एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ हनी। तो 120 जो है ये हनी की कॉस्ट प्राइस है। बस प्रॉब्लम यह है कि मेरे 120 में 120 का हनी नहीं है, राइट। 120 में मेरे बस 100 रुपये का हनी है और 20 रुपये जो है मैं गेन कर रहा हूँ उस वजह से। सो मान लो मैंने 100 ml ऑफ हनी जो है ये ₹120 में ख़रीदा और उसमें कुछ वाटर मिक्स किया, तो मैंने 100 रुपये का हनी जो है मेरे मिक्सचर में यूज़ किया है, बाकी जो है वो मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ क्योंकि वाटर की प्राइस जो है मैं 0 गिन रहा हूँ। तो 100 रुपीज़ में कितना ml हनी आता है ये मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, राइट। सो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 100 इंटू 100 अपॉन 120, जो कि 500/6 ml होगा। ओके, और वाटर जो रहेगा मेरा दैट इज़ इक्वल टू 100 ml का मेरा जो मिक्सचर है उसमें से जितना हनी है वो मैं माइनस कर देता हूँ, तो 100/6 ml जो है मेरा वाटर रहेगा। अब मुझे निकालना है कि कितना % वाटर आपने मिक्स किया है। तो परसेंटेज ऑफ वाटर जो है ये वाटर 100/6 ml है, टोटल मिक्सचर जो है 100 का है मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये बेसिकली मुझे आंसर जो है 6 1 सा 6, 6 6 सा 36, 16.67% देता है, जो कहीं भी मेरे ऑप्शन में मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। सो अगर मैं दूसरा कैलकुलेशन करता हूँ, परसेंटेज वॉज वाटर एज कंपेयर्ड टू अमाउंट ऑफ हनी, तो ये जो है वाटर 100/6 है, हनी जो है 500/6 है, और इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये
6 कट जाएगा, 100 ये कट जाएगा, तो 100/5 आएगा विच इज़ 20%। तो अब यार ये क्वेश्चन में इशू क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, राइट। अगर हमने परसेंटेज ऑफ वाटर इन टर्म्स ऑफ टोटल मिक्सचर कैलकुलेट किया तो आंसर 16.67 आना चाहिए, बट अगर हमने परसेंटेज ऑफ वाटर एज कंपेयर टू अमाउंट ऑफ हनी, ओके, उसके कंपैरिजन में कैलकुलेट किया तो फिर ये 20% आता है। तो उस हिसाब से ऑप्शन जो है ए कैन बी द करेक्ट आंसर, बट अगेन आई हैव डाउट इन दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the rightmost digit preceding the zeros in the value of 30 to the power 30? So 30 to the power 30 ये जो है इसको मैं 3 into 10 whole to the power 30 लिख सकता हूँ, और ये जो है 3 to the power 30 into 10 to the power 30 हो जाएगा। So ये तो जो है ज़ीरोज़ हमको देंगे, ओके, 30 ज़ीरोज़ मिलेंगे हमको इससे, और 3 to the power 30 का जो यूनिट प्लेस का डिजिट है वो हमको एक्चुअली वैल्यू देगा राइट मोस्ट डिजिट प्रीसीडिंग द ज़ीरोज़ की, ओके। सो 3 to the power 30 जो है ये 3 to the power 4 into 7 plus 2 लिख सकता हूँ, राइट, 4n plus 2 के फॉर्म में आता है। और 3 के पावर आप देखोगे तो 3 के पावर का रिपीटेशन जो है उसके यूनिट प्लेस में यहाँ पे 3, यहाँ पे यूनिट प्लेस में 9, यहाँ पे यूनिट प्लेस में 7, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 1, राइट। सो 3971 इस तरीके से रिपीटेशन होता है, 3 for 4n plus 1, 9 for 4n plus 2। सो हमारा पावर जो है 4n plus 2 के फॉर्म में है, तो यूनिट प्लेस में जो डिजिट आएगा दैट विल बी 9, विच मेक्स द करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। 421 and 427 when divided by the same number leave the same remainder 1. How many numbers can be used as the divisor in order to get the same remainder 1? So basically 421 divided by some number and 427 divided by the same number, आपको रिमाइंडर जो है वो 1 दे रहे, ओके। अब इसका मतलब क्या है कि 421 minus 1 जो कि 420 आता है, और 427 minus 1 जो कि 426 आता है, ये दो नंबर जो है ये कंप्लीटली डिविजिबल है बाय x, ओके, क्योंकि तभी जाके जो है रिमाइंडर जो है वो 1 आएगा। सो हमने अगर 420 और 426 के कॉमन फैक्टर्स कैलकुलेट किए तो हमको पता चल जाएगा कि कौन से नंबर से डिवाइड करने पे ये दोनों जो है कम्प्लीटली डिविजिबल होते हैं। सो कॉमन फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो दोनों जो है यूनिट प्लेस में 0 और 6 होने के कारण 2 से डिविजिबल है, और डिजिट्स का सम जो है 420 में 4 + 2 6 आता है, और 426 में 6 + 4 10 + 2 12 आता है, तो दोनों 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब 420 और 426 दोनों 3 से भी डिविजिबल रहेंगे, और जो नंबर 2 और 3 इन दोनों से डिविजिबल रहता है वो 6 से भी डिविजिबल जो है वो रहेगा, ओके। सो इसके बाद जो है मुझे और कोई कॉमन फैक्टर दिख नहीं रहे, और इसके बाद और कोई फैक्टर आ भी नहीं सकता, क्योंकि अगर कोई नंबर 420 को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है तो उसके बाद 426 जो है 6 नंबर बाद ही आ रहा है, राइट। सो 6 से बड़ा नंबर तो वो हो नहीं सकता, क्योंकि 6 से बड़ा रहेगा तो 426 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 6 आ जाएगा। सो ये 3 जो है हमारे कॉमन फैक्टर्स है, तो इन तीनों को हम यूज कर सकते हैं टू गेट द सेम रिमाइंडर 1, विच मेक्स द करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। A can X contains 399 liters of petrol and a can Y contains 532 liters of diesel. They are to be bottled in bottles of equal size so that whole of petrol and diesel would be separately bottled. The bottle capacity in terms of liters is an integer. How many different bottle size are possible? So basically हमको 399 liters of petrol और 532 लीटर्स ऑफ डीजल जो है ये कुछ बॉटल में भरना है, ताकि सारा अमाउंट ऑफ पेट्रोल और डीजल जो है वो इन बॉटल में कंप्लीटली भर जाए, कोई भी बॉटल आधी ना रहे, राइट, या खाली ना रहे। सो हमारा एम है कि नंबर ऑफ बॉटल्स जो है दिस शुड बी एन इंटीजर, ओके। और इसका मतलब क्या है कि कैपेसिटी जो है बॉटल की, कैपेसिटी ऑफ बॉटल जो है ये 399 और 532 को कंप्लीटली डिवाइड करनी चाहिए, ओके। सो कंप्लीटली डिवाइड करनी चाहिए, यानी इन दोनों के जो है हमको कॉमन फैक्टर्स जो है वो ढूंढने पड़ेंगे।
अब सबसे पहला कॉमन फैक्टर तो 1 है, यानी मैं अगर 1 लीटर की बॉटल ले लूँ तो मैं इन दोनों को जो है कम्प्लीटली फिल कर सकता हूँ और कोई भी बॉटल जो है वो आधी अधूरी नहीं रहेगी। फिर देखो यार 399 और 532, तो 399 को मैं 2 से तो डिविजिबल नहीं है, 3 से है, तो 3 इंटू 133 लिख सकता हूँ। और 133 जो है 5 से नहीं है, 7 से है क्या, 7 1 सा 7 बचेगा 6, 63, हाँ 7 से है। सो 3 इंटू 7 इंटू 7 1 सा 7, 7 9 सा 63। अब ये तीनों प्राइम नंबर है, ओके। और 532 जो है 2 से डिविजिबल है, सो 2 इंटू 2 2 सा 4, 2 6 सा 12, 2 6 सा 12, and this is equal to 2 into 2 into 133, which is equal to 2 into 2 into 7 into 19। तो यार कॉमन फैक्टर्स क्या है, देखो 1 तो पहले ही रहेगा, ओके। उसके बाद मैं 7 भी देख रहा हूँ और 19 भी देख रहा हूँ, राइट। सो 1, 7 और 19 ये जो है कॉमन फैक्टर्स है। और ये 19 इंटू 7 जो है 133, ये भी एक कॉमन फैक्टर है, ओके। हम देखो बस प्राइम फैक्टर्स नहीं देख रहे, ओके। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है इस क्वेश्चन में। और कोई हो सकता है क्या कॉम्बिनेशन? और कोई कॉम्बिनेशन तो पॉसिबल नहीं है। ये सारे कॉमन फैक्टर्स जो है, पहले हमने प्राइम फैक्टर्स 7 और 19 ले लिया, 1 तो है वो कॉमन रहेगा, और इनका जो कॉम्बिनेशन पॉसिबल है वो यही पॉसिबल है 133 का। ये 4 जो है मेरे ऐसे नंबर्स आते हैं जो 399 और 532 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहे हैं। माई आंसर वुड बी ऑप्शन बी 4, ओके। 4 डिफरेंट बॉटल साइजेस जो है वो पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, consider the following statements in respect of the sum s is equal to x plus y plus z, where x, y and z are distinct prime numbers each less than 10. 1. Unit digit of s can be 0. 2. Unit digit of s can be 9. 3. Unit digit of s can be 5. Which of the statement given above are correct? So given है कि x, y, z जो है distinct prime numbers है less than 10. तो prime numbers less than 10 जो है 2, 3, 5 और 7, ये 4 है। अब इन चारों में से 3 जो है x, y, z हो सकते हैं कोई भी। तो s जो है हमको x प्लस y प्लस z दिया है। फर्स्ट स्टेटमेंट है यूनिट डिजिट ऑफ s कैन बी 0। तो 0 लाना है तो बेसिकली मुझे सम जो है 10 के बराबर करना पड़ेगा, और 10 करने के लिए मैं डिजिट जो है वो 2, 3 और 5 सिलेक्ट कर सकता हूँ, राइट। 3 + 2 5, 5 + 5 10, तो 1 जो है ये पॉसिबल है, ओके, विच इज करेक्ट। सेकंड जो है यूनिट डिजिट कैन बी 9, तो सम जो है मुझे 9 करना पड़ेगा। अब यार 9 सम तो यहाँ पे पॉसिबल है नहीं, किसी को भी आप कॉम्बिनेशन में ले लो। 5 + 7 नहीं होता, 8 + 7 नहीं होता, राइट, 7 + 7 नहीं होता, तो 9 तो मुझे नहीं दिख रहा। यूनिट डिजिट ऑफ s कैन बी 5, तो 5 करने के लिए मुझे सम जो है 15 के बराबर करना पड़ेगा इनका, राइट, जो कि मुझे 8 + 7 के बराबर, यानी 3, 5 और 7 इनके सम के बराबर दिख रहा है, तो ये पॉसिबल है। गिवन ऑप्शन में से मुझे 1 और 3 जो है ये करेक्ट दिख रहा है बस, ओके। 2 जो है वो इनकरेक्ट है। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, 1 and 3 ओनली। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द सीक्वेंस a-bcd b-b-c-d a-b-c d-a-b-c-d that follows a certain pattern. Which one of the following completes the sequence? यार अगर मैं ऑप्शन देखूं तो सेकंड ऑप्शन जो है हर केस में ए है, तो मेरी जो सीक्वेंस रहेगी उसमें जो सेकंड गैप है इसमें मैं ए तो लिख ही सकता हूँ, और बाकी सारे डिजिट जो है मैं एक बार वैसे ही लिख देता हूँ। नाउ इतना जो एरिया है आपके सीक्वेंस का उसे देखिए। अब यहाँ पे मुझे ये पोर्शन जो है वो दिख रहा है A-B-B-C-D, यहाँ पे B जो है 2 बार आ रहा है, और उस हिसाब से अगर मैं इधर A 2 बार लाता हूँ तो यहाँ पे A आ जाएगा, और ये A-A-B-C-D A-B-B-C-D इस टाइप का सीक्वेंस जो है, इस टाइप का पैटर्न जो है हमारा बनेगा। और इस पैटर्न को कंटिन्यू करते जाएंगे तो इधर A 2 बार आया, इधर B 2 बार आया, इधर C 2 बार आएगा, तो A-B-C-C-D और उसके बाद A-B-C, उसके बाद D 2 बार आएगा। तो मेरा जो फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे वो A-C और D ये रहेंगे, और ये जो है ऑप्शन सी में मुझे दिखाई दे रहे, तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 2 persons P and Q enter into a business. P puts rupees 14,000 more than Q, but P has invested for 8 months and Q has invested for 10 months. If P's share is rupees 400 more than Q's share out of the total profit of rupees 2,000, what is the capital contributed by P? So सबसे पहले हमको बोला गया है कि P ने 14,000 more than Q जो है वो इन्वेस्ट किए हैं।
तो मैं ये मान लेता हूं कि Q ने ₹X इन्वेस्ट किए हैं और इस हिसाब से P ने जो है ₹14,000 ज्यादा यानी 14,000 प्लस X जो है वो इन्वेस्ट किए हैं। अब P का इन्वेस्टमेंट टाइम जो है वो 8 मंथ्स का है और Q का इन्वेस्टमेंट टाइम जो है वो 10 मंथ्स का है। और अगर मैं रेट ऑफ रिटर्न जो है ये R% पर मंथ मान लेता हूं, तो इस हिसाब से जो प्रॉफिट P का रहेगा दैट विल बी उसका इन्वेस्टमेंट विच इज 14,000 प्लस X मल्टीप्लाइड बाय उसने जितने महीने इन्वेस्ट किया वो 8 और मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न विच इज R। और Q का प्रॉफिट जो रहेगा दैट विल बी उसका इन्वेस्टमेंट X और टाइम पीरियड 10 मंथ्स और रेट ऑफ रिटर्न R। और हमें दिया गया है कि P का शेयर जो है 400 मोर देन Q है आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ 2000। तो टोटल प्रॉफिट जो है वो 2000 रुपीज है और P का शेयर 400 मोर है, तो P का प्रॉफिट अगर Y प्लस 400 है अगर Q का प्रॉफिट मैं Y लेता हूं तो, और इनका सम जो है वो 2000 आना चाहिए, तो इनका सम 2Y प्लस 400 आता है। ये अगर मैं 2000 के बराबर कर दूं तो Y की वैल्यू जो है 2000 माइनस 400 यानी 1600 बाय 2 यानी 800 हो जाती है। तो Y का प्रॉफिट जो है 800 के बराबर है और Q का प्रॉफिट जो है 400 प्लस रहेगा यानी 1200 के बराबर रहेगा। यहां से जो रेट ऑफ रिटर्न है वो 800 बाय 10x आता है विच इज इक्वल टू 80 बाय x, और ये वैल्यू जो है मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूं तो 14,000 प्लस x इंटू 8 इंटू 80 बाय x इज इक्वल टू 1200। ये x इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 8 सा 64, तो ये जो है 14,000 मल्टीप्लाइड बाय 640 प्लस 640x इज इक्वल टू 1200x के बराबर आएगा। और ये जो है 640x इधर जाके माइनस होगा, तो 1200 माइनस 640 जो है ये 560 के बराबर आएगा। तो x की वैल्यू जो है 14,000 इंटू 640 अपॉन 560 हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू x। तो ये कट 8 8 सा 64, 8 7 सा 56, 7 1 सा 7, 7 2 सा 14, तो ये 2000। सो 2000 इंटू 8 जो है वो x की वैल्यू आएगी विच इज इक्वल टू 16,000, और 16,000 जो है वो Q की इन्वेस्टमेंट है और P की इन्वेस्टमेंट इससे 14,000 ज्यादा है, तो 16,000 प्लस 14,000 जो है 30,000 आता है। तो P की इन्वेस्टमेंट आ गई 30,000 which makes the correct answer option A. Next question, P's salary is 20% lower than Q's salary which is 20% lower than R's salary. By how much percent is R's salary more than P's salary? तो सबसे पहले मैं R की सैलरी जो है वो 100 मान लेता हूँ, ओके। और Q की सैलरी इससे 20% लोअर है यानी 20 रुपीज कम रहेगी, तो Q की सैलरी हो जाएगी 80। और P की सैलरी 20% लोअर देन Q सैलरी है यानी 80% ऑफ 80 रहेगी, राइट। 20% लोअर करने से अच्छा है मैं 80% ले लूं, तो P की सैलरी जो है 80 बाय 100 इंटू 80 हो जाएगी, इट इज इक्वल टू ₹64। और हमें पूछा गया है बाय हाउ मच परसेंट इज आर सैलरी मोर देन P सैलरी। तो ये जो डिफरेंस है R माइनस P के सैलरी का, ये 100 माइनस 64 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 36 रुपीज। और कितने से ज्यादा है परसेंटेज में निकालना है, तो ये 36 डिवाइडेड बाय पीस सैलरी कितनी है, ओके। मोर देन पीस सैलरीज बोला है तो नीचे जो है पीस सैलरी लेना पड़ेगा विच इज 64 इंटू 100, तो 4 16 सा 64, 4 9 सा 36, तो ये जो है 900 बाई 16 आ गया, और 16 5 सा 80 होता है, 100 बचेगा, 16 6 सा 96, 4 बचेगा, 16 2 सा 32, 8 बचेगा और 16 5 सा 80। तो आर सैलरी जो है 56.25% ज्यादा है पीस सैलरी से, विच मेक्स द करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। Let's solve the next question. A number is mistakenly divided by 4 instead of multiplying by 4. What is the percentage change in the result due to this mistake? So एक नंबर लेता हूं मैं n, इसको डिवाइडेड बाय 4 किया इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइड बाय 4, यानी मल्टीप्लाइड बाय 4 करते तो 4n आता, तो n बाय 4 आया बट 4n आना चाहिए था, तो चेंज जो है ये 4n माइनस n बाय 4 हो जाएगा। और इसका परसेंटेज निकालना है
तो ओरिजिनल रिजल्ट जो है हमारा, जो हमें चाहिए था, जो कि 4n है, इससे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 4n माइनस n बाय 4 करोगे तो 16n माइनस n यानी 15n बाय 4 आ जाएगा। ये 4 नीचे जाके 4n से मल्टीप्लाई होगा इंटू 100, n कैंसल। सो दिस इज इक्वल टू 1500 बाय 16 विच इज इक्वल टू, सो 16 9 सा 144 होता है, 60 बच जाएगा, 16 3 सा 48 होता है, 12 बच जाएगा, 16 7 सा 112 होता है, 8 बच जाएगा, और 16 5 सा 80 होता है। तो 93.75 विल बी योर आंसर विच इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन 80% ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश, 70% ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन हिंदी एंड 15% फेल्ड इन बोथ ऑफ द सब्जेक्ट्स। What is the percentage of students who failed in only one subject? फेलिंग का अगर देखें तो 80% जो है वो इंग्लिश में पास हुए हैं, तो 20% जो है वो इंग्लिश में फेल होंगे। सिमिलरली 70% हिंदी में पास हुए हैं, तो 30% जो है हिंदी में फेल होंगे। और हमें बोला गया कि 15% जो है बोथ सब्जेक्ट में फेल है। सो मैं फेल स्टूडेंट का एक सिंपल वेन डायग्राम बनाता हूं। तो 15% जो है दोनों में फेल है, तो इंग्लिश और हिंदी के इंटरसेक्शन में 15% आएंगे। अब देखो 20% जो है इंग्लिश में फेल है, तो 15 इधर आ गए, तो 5% बस इंग्लिश में फेल है उसमें आएंगे, और 30% हिंदी में फेल है, 15% उनके इंटरसेक्शन में आ गए, तो बस हिंदी में फेल होने वाले भी 15% हो जाएंगे, ताकि टोटल 30 आए। सो हमें पूछा गया है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन ओनली वन सब्जेक्ट। तो बस इंग्लिश में फेल होने वाले 5%, बस हिंदी में फेल होने वाले 15%, इनको ऐड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 15 + 5 20%, विच इज ऑप्शन बी। Let's see the next question. A father said to his son, "N years back, I was as old as you are now. My present age is 4 times your age N years back. If the sum of the present ages of father and son is 130 years, what is the difference of their ages?" तो देखो यार, फादर और सन की जो प्रेजेंट एज है, इनका सम जो है 130 ईयर्स है। तो फादर की एज प्रेजेंट वाली अगर मैं x ईयर्स मानता हूं, तो सन की प्रेजेंट एज जो है 130 माइनस x ईयर्स आएगी, राइट। अब देखो n ईयर्स बैक जो है फादर की एज जो है वो x माइनस n हो जाएगी, और इक्वेशन जो है वो ऐसी बनेगी कि n ईयर्स बैक आई वाज एज ओल्ड एज यू आर नाउ, यानी n ईयर्स बैक फादर की एज जो थी वो सन के प्रेजेंट एज के बराबर है, यानी ये जो है x माइनस n, ये 130 माइनस x के बराबर है। और नेक्स्ट स्टेटमेंट है, माई प्रेजेंट एज इज 4 टाइम्स योर एज n ईयर्स बैक। तो फादर की प्रेजेंट एज जो है वो x ईयर्स है, इज यानी इक्वल टू, और 4 टाइम्स योर एज n ईयर्स बैक, तो 4 टाइम्स n ईयर्स बैक सन की एज जो है उसके प्रेजेंट एज में से माइनस n हो जाएगी, तो 130 माइनस x माइनस n आएगी। सो इक्वेशन 1 से 130 और x LHS में ले आके और n को RHS में ले जाके, x LHS में आएगा तो x प्लस x 2x हो जाएगा, 130 आएगा तो माइनस 130 हो जाएगा, और माइनस n RHS जाएगा तो n हो जाएगा। तो n जो है वो 2x माइनस 130 आता है, इसको आप इधर पुट कर दो, तो x जो है 4 इंटू 130 माइनस x माइनस 2x प्लस 130 हो जाएगा। ओके, माइनस n है तो अंदर के जो है साइन चेंज हो जाएंगे। सो x जो है वो 4 इंटू 130 प्लस 130 होता है 260, और माइनस x माइनस 2x हो जाएगा माइनस 3x। तो x जो है इट इज इक्वल टू 4 इंटू 260 माइनस 12x। 12x उधर जाएगा तो x के साथ ऐड होगा, तो x प्लस 12x 13x आएगा, और ये जो है 4 इंटू 260 आएगा। तो x की वैल्यू जो है 4 इंटू 260 बाय 13 आएगी, 13 1 सा 13, 13 2 सा 26, तो x की वैल्यू आ गई 80। अब x की वैल्यू 80 है, यानी फादर की प्रेजेंट एज जो है 80 है, और सन की प्रेजेंट एज जो है 130 माइनस 80 50 है। तो इनका डिफरेंस जो है 80 माइनस 50 इज इक्वल टू 30 रहेगा, और जिसकी वजह से आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग। वन इज 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब, सेकंड इज 1 मेट्रिक टन इज इक्वल टू 1000 kg, एंड थर्ड इज 1 हेक्टर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। विच ऑफ द अबव इज करेक्ट? तो 1 टन 1000 kg होता है, करेक्ट है। 1 हेक्टर जो है 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, ये भी करेक्ट है। और 1 मीटर क्यूब जो है 1000 लीटर होता है, ये भी करेक्ट है। तो तीनों करेक्ट है। सो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 1 2 3 ऑल आर करेक्ट।
Let's see the next question. Let x be a two-digit number and y be another two-digit number formed by interchanging the digits of x. If x plus y is the greatest two-digit number, then what is the number of possible values of x? पर x नंबर जो है, मान लो मुझे टेंस प्लेस में a और यूनिट प्लेस में b ऐसा टू डिजिट नंबर मिल रहा है, तो y जो है इसको इंटरचेंज करके बनता है, तो टेंस प्लेस में b आ जाएगा और यूनिट प्लेस में a आ जाएगा। अब हमें बोला क्या गया है कि x प्लस वाई जब करते हो तब ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर मिलता है जो है 99। तो अगर मैं इन दोनों को बेसिकली ऐड करता हूं तो मुझे 99 मिलता है, और यहाँ पे आपको क्लियरली दिख जाएगा कि a प्लस बी जो है ये 9 आना चाहिए। तो a प्लस बी 9 आना चाहिए, इसका मतलब a जो है अगर मैं 1 लूंगा तो b जो है 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो कॉम्बिनेशन बनेंगे 1,8 एक कॉम्बिनेशन बनेगा, a 2 है तो b 7, ये 2,7 दूसरा बनेगा, 3,6 तीसरा बनेगा, 4,5 चौथा बनेगा। अब देखो यार x के पॉसिबल वैल्यूज बोले हैं तो इसका नेक्स्ट स्टेप जो है 5,4 ये भी वैलिड है, नंबर चेंज हो जाएगा ना, x जो है 45 भी हो सकता है और 54 भी हो सकता है, तो ये भी पॉसिबल है। फिर सिमिलरली 6,3, 7,2 और 8,1। तो ऐसे 4 + 4 8 जो है पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x मिलेंगे, विच मेक्स द करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग, वेट ऑफ 6 बॉयज इज इक्वल टू वेट ऑफ 7 गर्ल्स इज इक्वल टू वेट ऑफ 3 मेन इज इक्वल टू वेट ऑफ 4 वुमेन। इफ द एवरेज वेट ऑफ द वुमन इज 63 kg, देन व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ द बॉयज। सो क्वेश्चन में बॉयज और वुमन के बारे में आपको बोला गया है कि वेट ऑफ 6 बॉयज इज इक्वल टू वेट ऑफ 4 वुमेन। तो वेट ऑफ 4 वुमेन जो है, इनका जो एवरेज वेट है मल्टीप्लाइड बाय 4 होगा। एवरेज वेट ऑफ वुमन 63 दिया है, तो ये 63 इंटू 4 होगा। तो 6 बॉयज का जो वेट है ये 63 इंटू 4 आएगा। तो एवरेज वेट ऑफ बॉयज जो है ये वेट ऑफ 6 बॉयज डिवाइडेड बाय 6 के बराबर होगा, विच इज इक्वल टू 63 इंटू 4 बाय 6। तो 3 2 सा 6, 3 21 सा 63, 2 1 सा 2, 2 2 सा 4। तो एवरेज वेट जो है 21 इंटू 2 आएगा, विच इज इक्वल टू 42 kg। सो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड कोइंसाइड इन अ क्लॉक बिटवीन 10 AM एंड 2 PM सेम डे। क्लॉक अगर मैं बनाता हूं तो 10 AM मुझे क्लॉक ऐसी दिखाई देगी और 2 PM मुझे क्लॉक जो है कुछ ऐसी दिखाई देगी। अब देखो यार लॉजिकली अगर आप सोचोगे तो ये मिनट हैंड घूमेगा और ये 10 जो है 11 तक जाएगा। तो 10 to 11 के बीच में जब 10:55 के अराउंड का टाइम होगा तब आर हैंड और मिनट हैंड कोइंसाइड करेंगे। फिर जब 11 बज जाएंगे तो 11 के बाद आपको पता है 12 बजे आर हैंड और मिनट हैंड कोइंसाइड करते हैं। तो 11 और 12 के बीच में 12 बजे जो है आर हैंड और मिनट हैंड एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे। अब देखो यार 12 से 1 के बीच में क्या होता है, 12 से 1 के बीच में आपको पता है आर हैंड जो है बस 12 से 1 जा रहा है, मिनट हैंड जो है पूरा घूम के 12 तक वापस आ रहा है। बट लॉजिकली अगर आप सोचोगे तो मिनट हैंड तो बहुत जल्दी 1 तक चला जाएगा, आर हैंड तो 1 तक आएगा नहीं। तो 12 के बाद इनका कोइंसिडेंस 1 तक तो होगा ही नहीं, राइट। सो 12 के 1 के बीच में आपको एक बार भी कोइंसिडेंस जो है वो नहीं मिलेगा। तो 10 से 11 के बीच में आपको एक बार कोइंसिडेंस मिलेगा, राइट, जो कि अराउंड 10:55 होगा, एग्जैक्टली नहीं बट इसके अराउंड होगा। अब 11 से 12 के बीच में आपको 12 बजे जो है एक बार कोइंसिडेंस जो है वो मिलेगा। 12 से 1 के बीच में आपको जो है वो मिल ही नहीं रहा है। सो 1 बजे के बाद 1 से 2 के बीच में अगर आप देखोगे तो बहुत जल्दी ही 1:05 और 1:10 के बीच में ये कोइंसिडेंस आ जाएगा। तो ये भी जो है एक बार कोइंसाइड हो रहा है। तो बेसिकली 12 से 1 के बीच में आपको कोई कोइंसिडेंस नहीं मिल रहा है, ये कोइंसिडेंस जो है 12 बजे डॉट मिलता है। तो इसलिए 11 से 1 के बीच में एक ही कोइंसिडेंस है, राइट, एंड दैट इज व्हाई और आंसर विल बी कोइंसिडेंस जो है वो 3 टाइम्स हो रहा है। अगर ये 11 से 1 के बीच का टाइम नहीं होता ना तो इन जनरल हर आवर में आपको एक बार कोइंसिडेंस मिलता है, बट क्योंकि 12 बजे एग्जैक्ट कोइंसिडेंस हो रहा है, हमको जो है इन दोनों के बीच में एक ही कोइंसिडेंस लेना पड़ेगा, and that reduces your answer to option A 3 times. Next question है, the calendar for the year 2025 is same for, और 4 ऑप्शन में से कौन से ईयर के लिए सेम है आपको बताना।
देखो यार 2025 का कैलेंडर है। अब नॉर्मल ईयर में क्या होता है कि आपका डे जो है वो +1 से आगे जाता है अगले साल में। तो जैसे 2026 है तो यहाँ पे जो है आपका ऑड डे +1 हो जाएगा, राइट। बट अगर लीप ईयर है तो लीप ईयर में ये जो डेज है 2 से फॉरवर्ड होते हैं। तो देखो यार 225 तो लीप ईयर है नहीं, 26 भी नहीं है, 27 भी नहीं है, बट 2028 तो है लीप ईयर क्योंकि 28 4 से डिविजिबल है। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे जो है आपके ऑड डेज जो है उसमें +2 आ जाएगा। सो इन जनरल सेम कैलेंडर आने के लिए आपके ऑड डेज जो है आपको 7 करने होते हैं, राइट। तो नॉर्मली लीप ईयर की वजह से +2 होता है और 2025 के बाद जो है 28 पे ही लीप ईयर आ रहा है, उसके बाद लीप ईयर जो है वो 32 पे आएगा। सो 25 से 26 +1 हो जाएगा, 26 से 27 जो है +1 हो जाएगा, 27 से 28 +2 हो जाएगा, 29 में +1 हो जाएगा, 30 में भी +1 हो जाएगा और 31 में भी +1 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 4 और ये 3 जो है आपको 7 ऑड डेज देंगे और 2031 का जो कैलेंडर है वो 2025 के कैलेंडर से सेम रहेगा। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट p, q, r and s be distinct positive integers. Let p and q be odd and r, s, s be even. Consider the following statement: p minus r whole square into q into s is even. q minus s whole into q square into s is even. q plus r whole square into p plus s is odd. Which of the statement given above are correct? तो बेसिकली हमको देखो ये तो सारे इंटीजर से ये बोला गया है, p और q जो है ये ऑड है और r और s जो है ये इवन है। तो यार जब आप p माइनस आर करोगे तो ये जो है ऑड माइनस इवन रहेगा और ऑड माइनस इवन जो है ऑड होता है। तो बेसिकली ऑड नंबर का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय क्यू ऑड है मल्टीप्लाइड बाय एस जो है वो इवन है। तो यार कोई भी नंबर को इवन से मल्टीप्लाई करो रिजल्ट तो इवन ही आएगा, राइट। तो ये जो है करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? q माइनस एस। तो q माइनस एस जो है q ऑड है और s इवन है तो q माइनस एस भी ऑड हो जाएगा। इंटू क्यू स्क्वायर करोगे तो ऑड इंटू ऑड ऑड होता है तो ये भी ऑड आएगा और s जो है वो इवन है तो ऑड इंटू इवन होगा। तो कोई भी नंबर को इवन से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट इवन ही रहने वाला है। तो दिस इज इवन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? q प्लस आर होल स्क्वायर। तो q ऑड है और r इवन है तो ऑड प्लस इवन जो है ऑड होता है तो ऑड का स्क्वायर विल बी ऑड मल्टीप्लाइड बाय p प्लस s। तो p इज ऑड, s इज इवन तो ऑड प्लस इवन इज ऑल्सो ऑड। तो ऑड प्लस ऑड तो ऑड होगा तो ये ऑड रहेगा विच इज ऑल्सो करेक्ट। सो तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है विच मीन्स द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। Next question is what is the angle between the minute hand and the hour hand when the clock shows 4:25 hours? सबसे पहले जो है 4 बजे का जो क्लॉक है आपका वो देखिए, यहाँ पे 1 2 3 है और हर नंबर के बीच में एंगल जो है 30 डिग्रीज रहता है। तो इस केस में ये 4 नंबर्स के बीच का एंगल जो है 30 इंटू 4 120 डिग्री है। अब इस एंगल में देखो चेंजेस क्या हो रहा है 425 पे। तो 4 यहाँ पे है, 5 इधर है। 425 पे आपका आर हैंड कुछ ऐसे रहेगा और मिनट हैंड जो है एकदम 5 पे रहेगा। इमेजिन करो कि एग्जैक्टली मिनट हैंड कितना मूव किया है। मिनट हैंड पहले 12 पे था, राइट, दिस वाज द प्रीवियस पोजीशन और अभी जो है 5 पे है 425 पे। तो 5 नंबर मूव किया है तो मिनट हैंड का मूवमेंट जो है 5 इंटू 30 150 डिग्रीज का है। और आर हैंड का जो मूवमेंट है आपको पता है कि हर मिनट जो है आर हैंड 0.5 डिग्री जो है वो मूव करता है। तो आर हैंड 25 मिनट्स में 25 इंटू 5 यानी 0.5 यानी 12.5 डिग्रीज जो है वो मूव किया। तो आर हैंड जो है ये 12.5 डिग्री मूव किया है और मिनट हैंड जो है ये 150 डिग्री मूव किया है। तो इनके बीच का ये जो एंगल है, सो आर हैंड की प्रीवियस पोजीशन जो है कुछ ऐसी रहेगी। ओके, तो सिंपली आप देखोगे तो मिनट हैंड 150 इधर आया है। तो अगर मैं मिनट हैंड को ही मूव करूं, आर हैंड को मूव ना करूं, तो इनके बीच का एंगल जो है ये 150 माइनस 120 30 डिग्रीज के बराबर होता है। बट ये 30 डिग्रीज में आर हैंड को अगर मैं
अंदर और मूव करता हूँ 12.5 डिग्री, तो इनके बीच का एंगल जो है 12.5 से रिड्यूस हो जाएगा, तो इनके बीच का एंगल 30 डिग्री माइनस 12.5 डिग्री आएगा, विच इज इक्वल टू 17.5 डिग्री। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। सो लेट मी एक्सप्लेन इट वंस मोर। तो 4 बजे जो है मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच का एंगल जो है एग्जैक्ट 120 डिग्रीज है। अब 4:25 को क्या होगा, मिनट हैंड थोड़ा मूव करेगा, आवर हैंड भी थोड़ा मूव करेगा, तो मिनट हैंड का अगर मैं टोटल मूवमेंट देखूं तो वो जो है 12 से 5 आ रहा है, यानी टोटल 150 डिग्री कवर कर रहा है। अब अगर आर हैंड वही के वही रहता उस केस में, तो इनके बीच का एंगल जो है आप क्लियरली देख रहे हो 150 माइनस 120 30 डिग्रीज हो जाता। बट क्योंकि आर हैंड भी 12.5 डिग्री मूव हुआ है, ये 30 डिग्री का एंगल जो है 12.5 से और कम हो जाएगा। सो इनके बीच का एक्चुअल एंगल रहेगा 30 माइनस 12.5 विच इज इक्वल टू 17.5। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ फाइव्स यूज्ड इन नंबरिंग अ 260 पेज बुक। तो 260 पेज बुक में आप 1 से लेके 260 तक नंबरिंग करोगे और कितने बार फाइव्स आ रहे हैं ये आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे मैं इनको जो है इन नंबर्स को 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। एक जो है मेरा सिंगल डिजिट नंबर है, दूसरा जो है 2 डिजिट नंबर है और तीसरा जो है 3 डिजिट नंबर है। और हर एक केस में कितने बार 5 आता है ये मैं कैलकुलेट करता हूँ। तो सिंगल डिजिट नंबर में तो इजी है, 5 जो है एक ही बार आएगा। 2 डिजिट नंबर में देखो 3 केसेस बनेंगे। पहला केस बनेगा कि 5 जो है यूनिट प्लेस में है बट टेंस प्लेस में नहीं है। दूसरा केस बनेगा 5 टेंस प्लेस में है बट यूनिट प्लेस में नहीं है। और तीसरा केस बनेगा दोनों प्लेसेस में 5 है। सो फर्स्ट केस में जहां पे यूनिट प्लेस में 5 है, अब टेंस प्लेस में आप जो है 1 से लेके 9 तक के नंबर डाल सकते हो एक्सेप्ट 5। तो 1 से लेके 9 नंबर्स होते हैं, 9 माइनस एक 5 करोगे तो 8 नंबर जो है आप यहाँ पे डाल सकते हो। सेकंड केस में जहां टेंस प्लेस में 5 है, यूनिट प्लेस में आप अब 0 से 9 तक 10 नंबर माइनस एक 5, यानी आप टोटल 9 नंबर डाल सकते हो यहाँ पे। और इसकी वजह से क्या होगा, 17 ऐसे नंबर मिलेंगे जहां पे 5 जो है एक बार आ रहा है और एक आपको ऐसा नंबर मिलेगा जहां पे 5 2 बार आ रहा है। तो 2 डिजिट नंबर में 5 जो है आपको 19 टाइम्स मिलेगा। अब 3 डिजिट नंबर में देखो थोड़ा सा अलग केस होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया है, हम रेस्ट्रिक्टेड है कि 100 प्लेस का डिजिट जो है 1 और 2 ही हो सकता है, और टेंस प्लेस का डिजिट जो है 1 है तो अलग केस है और 2 है तो अलग केस है। सो अगर 100 प्लेस में 1 है, अब दोनों केस में मैं क्या कर रहा हूँ, यूनिट प्लेस में 5 रख रहा हूँ। तो अगर 100 प्लेस में 1 है तो टेंस प्लेस में अभी जो है 0 से लेके 9 तक के 10 डिजिट्स माइनस एक 5, यानी टोटल 9 डिजिट्स आ सकते हैं। बट अगर 100 प्लेस में 2 है तो अब हमारे नंबर्स जो है 0 से लेके 5 तक ही हो सकता है, राइट। 6 डालोगे तो 265 हो जाएगा, तो 6 भी नहीं चलेगा। तो 0 से लेके 5 माइनस 5 करोगे तो ये जो है आप 0 1 2 3 4 यानी ये 5 नंबर जो है यहाँ पे डाल सकते हो। तो 3 डिजिट नंबर में यूनिट प्लेस में जहां 5 है तो ऐसे आपको 14 नंबर्स मिलेंगे जहां पे बस यूनिट प्लेस में 5 है और कहीं 5 नहीं है। और दूसरा जो केस मिलेगा जहां पे आपने अब टेंस प्लेस में 5 डाला है, तो अब टेंस प्लेस में अगर 5 है तो 100 प्लेस में 1 और 2 ये दोनों नंबर आ सकते हैं, और यूनिट प्लेस में अगेन 0 से लेके 9 तक माइनस 5 यानी 9 नंबर आ सकते हैं। तो 18 ऐसे नंबर मिलेंगे आपको जहां पे टेंस प्लेस में 5 है, तो वहां पे 18 बार 5 आ जाएगा। और एक आखिरी केस बनेगा जहां पे यूनिट प्लेस में भी 5 है और टेंस प्लेस में भी 5 है, तो 100 प्लेस में जो है 1 और 2 ये 2 नंबर आ सकते हैं, तो 2 नंबर्स ऐसे मिलेंगे। तो ये 2 नंबर्स में 2 बार 5 आ रहा है तो टोटल 5 जो है वो 4 हो जाएंगे। तो 3 डिजिट नंबर में 5 आपको 14 प्लस 18 प्लस 4 टाइम्स मिलेगा। सो 18 प्लस 18 यानी 36 टाइम्स आपको मिल रहा है 5। तो टोटल नंबर ऑफ 5 जो है वो 19 प्लस 120 प्लस 36 यानी 19 प्लस 1 प्लस 36 यानी 20 प्लस 36 56 हो जाएंगे, which makes the correct answer option B. Next question is, what is the sum of first 28 terms in the following sequence? 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2 and so on. तो यार इस सीक्वेंस का सेंस जो है वो मुझे बनाना पड़ेगा। सो इसका सेंस मैं ये बनाता हूँ कि पहले 1, 1 को अगर मैं पकड़ू तो उसके बाद जो है 2, 1 आ रहा है,
उसके बाद 3,2,1 आ रहा है, उसके बाद 4,3,2,1 आ रहा है, और उसके बाद 5,4,3,2,1 आ रहा है। तो इस तरीके से ये 1 को अगर मैं छोड़ दूं तो 1, 2,1, 3,2,1, फिर 4,3,2,1, तो इस तरीके से एक पैटर्न जो है मुझे दिखाई दे रहा है। इसके बाद जो है 6 से लेके 1 तक आएगा, उसके बाद जो है 7 से लेके 1 तक आएगा, एंड सो ऑन। अब इसका मुझे सम निकालना है फर्स्ट 28 टर्म्स का। सो ये ग्रुप्स जो मैंने बनाए हैं, ये अगर मैं फर्स्ट ग्रुप इसको लेता हूँ, इसको सेकंड ग्रुप लेता हूँ, इसको थर्ड ग्रुप लेता हूँ, इसको फोर्थ ग्रुप लेता हूँ, तो जो भी ग्रुप का नंबर है ना, उतने नेचुरल नंबर रिवर्स ऑर्डर में लिखे गए हैं उस ग्रुप में। फिफ्थ ग्रुप में पहले 5 नेचुरल नंबर जो है वो रिवर्स ऑर्डर में लिखे गए हैं। तो यार ये 28 टर्म कौन से ग्रुप में आएगी, ये मुझे थोड़ा सा पता लगाना पड़ेगा। देखो यार, ये 1 तो मैंने अलग छोड़ दिया है। फर्स्ट ग्रुप में एक टर्म है, सेकंड ग्रुप में 2 है, थर्ड ग्रुप में 3 है, फोर्थ ग्रुप में 4 है, और इनको ऐड करते जाओगे तो आपको कौन सा नंबर कौन सी टर्म है ये पता चलेगा। तो इनका जो सम है, आपको पता है फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सम n इंटू एन प्लस 1/2 होता है, और ये जो सम है मुझे 28 कब आ रहा है ये देखना पड़ेगा। 28 भी नहीं, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म जो है ये 1 मैंने इग्नोर किया है, तो यहां से भी मुझे 1 जो है माइनस करना पड़ेगा। ओके, तो n इंटू एन प्लस 1 जो है ये 54 हो जाएगा, 27 इंटू 2। तो यार दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन 54 तो नहीं आता, राइट। 6 7 सा 42, 7 8 सा 56, तो 7 इंटू 8 बराबर 56 आता है। तो मुझे n बराबर 7 पे जो है ये मिल रहा है, तो इसका मतलब 7th ग्रुप जो है ना, यहाँ पे मुझे 28 वाली टर्म जो है वो मिलेगी। तो यार 6th ग्रुप तक मेरा सम कितना हो जाएगा? 6th ग्रुप तक मेरा सम जो है 6 इंटू 6 प्लस 1 7/2 यानी 21 हो जाएगा। तो ये फर्स्ट ग्रुप से लेके 6th ग्रुप तक मेरा सम जो है 21 है, ये 1 जो है 22 है, तो ये जो 1 है यहाँ पे ये 22nd टर्म है। ओके, फिर उसके बाद 7 6 5 4 3 2 और मुझे 6 टर्म चाहिए, तो ये 2 तक जो है, ये 2 जो है मेरी 28 टर्म रहेगी फाइनली। ओके, और यहां तक के टर्म का मुझे जो है सम निकालना है। सो अगर मैं ये 1 को इधर वाले 1 को इधर ले आऊं, राइट, तो मेरा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। सो मेरा सम क्या रहेगा, इज सम ऑफ नंबर्स इन ईच ग्रुप टिल 7th ग्रुप। और देखो यार, हर ग्रुप में जो नंबर्स है उनका सम आप n इंटू एन प्लस 1/2 से दे रहे हो, राइट। और मुझे जो है 7 ग्रुप तक के नंबर्स का सम निकालना है, तो ये n इंटू एन प्लस 1/2 को मैं समेशन की साइन लगा के n को 1 से लेके 7 तक अगर वैरी करूंगा तो मुझे फर्स्ट ग्रुप से लेके 7th ग्रुप तक के सारे नंबर्स का सम जो है वो मिल जाएगा। ओके, सो समेशन ऑफ n बराबर 1 से लेके 7 तक n इंटू एन प्लस 1 जो है n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2 के बराबर होगा। अब 1/2 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो दिस इज समेशन ऑफ n बराबर 1 से लेके 7 n स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ n बराबर 1 से लेके 7 n। ओके, देखो समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n टर्म्स जो है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 आता है, जहाँ पे n जो है आप 7 डालोगे, प्लस समेशन ऑफ फर्स्ट n टर्म्स फ्रॉम 1 to 7 जो है n इंटू एन प्लस 1/2 आता है, यहाँ पे भी n आप 7 डालोगे। तो आपका आंसर आ जाएगा 7 इंटू 8 इंटू 7 2 14 प्लस 115 अपॉन 6 प्लस 7 इंटू 8/2, और इसका जो है हाफ करना पड़ेगा। सो 3 2 6, 3 5 15, 2 1 2, 2 4 8, 2 1 2, 2 4 8, तो ये हो जाएगा 7 4 28, 28 5 140, 140 प्लस 7 4 28, तो 140 प्लस 28 168, 168/2 विच इज इक्वल टू 84। सो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी 84। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन बाइज 3 आर्टिकल P, Q and R फॉर रुपीज 3,330
if P cost 25% more than R and R cost 20% more than Q, then what is the cost of P? So यहाँ पे मैं Q की कॉस्ट जो है वो X मान लेता हूँ. अब R की कॉस्ट जो है 20% मोर देन Q है, यानी 1.2 इंटू एक्स है, तो R की कॉस्ट 1.2x हो जाएगी. और P की कॉस्ट जो है 25% मोर देन R है, तो 25% मोर देन R यानी 1.25 इंटू R यानी 1.2x हो जाएगी. So this is equal to 12 5s are 60, तो carry 6, 12 2s are 24, 24 plus 6 is 30, तो carry 3, 12 1s are 12, 12 plus 3 15, तो ये जो है 1.5x हो जाएगा. ओके, सो हमारे पास P Q R तीनों की कॉस्ट आ गई है. अब तीनों की कॉस्ट ऐड करके आपको 3330 मिल रहा है, तो x प्लस 1.2x प्लस 1.5x इज इक्वल टू 3330, और ये जो है 2.7 प्लस 1 3.7x आएगा, तो दिस इक्वल टू 3330. तो x की वैल्यू जो है 3330 अपॉन 3.7 हो जाएगी. इसको कट करो, यहाँ पे 0 आएगा. अब देखो यार, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि 37 इंटू 3 जो है 111 होता है, तो x को मैं 3 इंटू 11100 लिख देता हूँ और ये 37 कर देता हूँ. 37 1 सा 37, 37 3 सा 111, तो ये 300 आएगा और x की वैल्यू जो है 900 आएगी. ओके, तब p की कॉस्ट जो है 1.5x है, तो 1.5x जो है वो 1.5 इंटू 900 हो जाएगा, तो 15 9 सा 135, तो ये आएगा 1350, विच मेक्स द करेक्ट आंसर ऑप्शन डी. अगला क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ द टू डिजिट नंबर्स AB एंड CD इज अ 3 डिजिट नंबर 1CE where the letters A, B, C, D, E denote distinct digits, then what is the value of A? तो AB और CD का जो सम है ये एक 3 डिजिट नंबर है 1CE. अब देखो यार, B प्लस D आप सबसे पहले करोगे, उसका कुछ रिजल्ट आएगा, यहाँ पे कुछ कैरी जा सकता है. ओके, अगर वो 2 डिजिट नंबर है तो. अब पहला केस हम ऐसा मानते हैं कि वहां पे कोई कैरी नहीं गया है, तो कैरी अगर नहीं गया है तो नेक्स्ट स्टेप में आप A प्लस C करोगे और इसका रिजल्ट जो है 1C आता है. तो 1C एक 2 डिजिट नंबर है जिसको आप अगर प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग स्प्लिट करोगे तो 10 प्लस C से डिनोट करोगे और C कैंसिल हो जाके A की वैल्यू 10 आएगी, जो पॉसिबल नहीं है, राइट. A इज अ सिंगल डिजिट नंबर. तो अगर आप 2 डिजिट का सम कर रहे हो B और D का, तो यहाँ पे आपको कैरी एक जो है वो लेना पड़ेगा ताकि इनका सम करने के बाद 1C जो है वो पॉसिबल हो. तो अब ये 1 कैरी प्लस A प्लस C का आप सम करोगे तो इसका रिजल्ट अगेन 10 प्लस C आता है. C कट कर दोगे तो A की वैल्यू जो है 10 माइनस 1 9 हो जाती है. तो A की वैल्यू जो है आपको डायरेक्टली यहां से मिल रही है 9, विच मेक्स द करेक्ट आंसर ऑप्शन A. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 numbers x, y, z are selected from the set of first 7 natural numbers such that x greater than 2y greater than 3z. How many such distinct triplets are possible? So क्वेश्चन में x, y और z जो है हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 इनमें से चूज कर सकते हैं. और कंडीशन क्या लगाई है, x ग्रेटर देन 2y ग्रेटर देन 3z. तो x हैज द हाईएस्ट वैल्यू, तो x मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 हो सकता है, राइट. और z हैज द मिनिमम वैल्यू, एक्चुअली 3z की है, तो 3z की मिनिमम वैल्यू जो है z बराबर 1 पे आप z मिनिमम 1 लेके 3z मिनिमम जो है वो 3 ले सकते हो. तो 3z अगर मैं 3 लेता हूं तो 3z से बड़ा एक नंबर जो है आपको 2y लेना है, तो y बराबर 2 ले लिया तो ये 4 हो सकता है. ओके, तो x जो है आपको फिर 5, 6 या 7 लेना पड़ेगा. तो यहाँ पे आपने z बराबर 1 लिया, y बराबर 2 लिया, x बराबर जो है 5 आता है. अब इस केस में आप x जो है 5 भी ले सकते हो, 6 भी ले सकते हो, 7 भी ले सकते हो. तो आपके ऐसे ट्रिपलेट्स तो बन ही रहे हैं ना, 5 to 1 बन रहा है, 6 to 1 बन रहा है और 7 to 1 बन रहा है. अब अगर मैं y बराबर 3 डाल देता हूं तो 2y जो है ये 6 हो जाएगा. ओके, अब 6 ग्रेटर देन 3 तो ठीक है, बट यहाँ पे x की वैल्यू जो है आप बस अब 7 ले सकते हो और कोई नहीं ले सकते. तो यहाँ पे आपका जो ट्रिपलेट बनेगा वो x की वैल्यू 7, y की वैल्यू जो है वो 3 आएगी और z की वैल्यू जो है वो 1 आएगी.
सो अब देखो z बराबर 2 आप डाल नहीं सकते, z बराबर 2 डालोगे तो 3z की वैल्यू जो है वो 6 हो जाएगी, और आपके पास तो एक ही नंबर है 6 से बड़ा, तो 2 नंबर आपको मिलेंगे ही नहीं। तो z तो 1 ही पॉसिबल है और z1 पॉसिबल है, तो y के जो है आप y बराबर 2 पे 3 केसेस दे रहे हो और y बराबर 3 पे 1 केस दे रहे हो, तो यही 4 केसेस पॉसिबल है, यानी आपको 4 ट्रिपलेट्स जो है वो मिल रहे हैं। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। A total cost of 4 oranges, 6 mangoes and 8 apples is equal to twice the total cost of 1 orange, 2 mangoes and 5 apples. Consider the following statements. The total cost of 3 oranges, 5 mangoes and 9 apples is equal to the total cost of 4 oranges, 6 mangoes and 8 apples. Second statement, the total cost of 1 orange and 1 mango is equal to the cost of 1 apple. Which of the statement given above is are correct? So गिवन क्या है कि टोटल कॉस्ट ऑफ 4 ऑरेंज यानी 4O, 6 मैंगोज यानी 6M और 8 एप्पल्स यानी 8A इज इक्वल टू ट्वाइस यानी 2 टाइम्स टोटल कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज यानी 1O प्लस 2 मैंगोज प्लस 5 एप्पल्स यानी 5A। तो ये आपको दिया है, राइट। इसको अगर मैं एक्सपांड करता हूं RHS का ब्रैकेट, तो ये जो है 2 ऑरेंजेस प्लस 4 मैंगोज प्लस 10 एप्पल्स के बराबर आता है। अब यहाँ पे आप क्या करो, ये ऑरेंजेस और मैंगोज जो है ये LHS में ले जाओ, ओके, RHS से ये माइनस हो जाएंगे, तो 4 ऑरेंजेस में से 2 ऑरेंजेस माइनस हुए तो 2 ऑरेंजेस बचेंगे, और 6 मैंगोज में से 4 मैंगोज माइनस हुए तो 2 मैंगोज बचेंगे, और ये 8 एप्पल्स जो है आप LHS से RHS ले जाओ तो 10 एप्पल्स से वो माइनस हो जाएगा, सो 10 एप्पल्स से 8 एप्पल्स गए, 2 एप्पल्स बचे। ओके, सो सिंपली 2 से डिवाइड कर दोगे तो O प्लस M बराबर A आएगा, जो आपको बताता है कि टोटल कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज एंड 1 मैंगो इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल, और ये जो है आपका सेकंड स्टेटमेंट है, तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला है, टोटल कॉस्ट ऑफ 3 ऑरेंजेस, 5 मैंगोज एंड 9 एप्पल्स इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ 4 ऑरेंजेस, 5 मैंगोज एंड 8 एप्पल्स। तो 4 ऑरेंजेस, 5 मैंगोज एंड 8 एप्पल्स आपको इधर से मिल गया था, okay, and this was equal to, right, was equal to 2 oranges plus 4 mangoes plus 10 apples। अब आप यहाँ पे क्या करो, 2 oranges plus 4 mangoes plus 10 apples के जगह 1 एप्पल प्लस 9 एप्पल ऐसा लिख दो, और इस 1 एप्पल को O प्लस M से रिप्लेस कर दो, तो ये जो है 2 oranges plus 4 mangoes प्लस O प्लस M प्लस 9 एप्पल्स ऐसा हो जाएगा। अब 2 oranges प्लस 1 ऑरेंज 3 ऑरेंज हो जाएगा, 4 मैंगोज प्लस 1 मैंगोज 5 मैंगोज हो जाएगा, और प्लस जो है 9 एप्पल्स आएगा। तो ये जो है 3 ऑरेंजेस, 5 मैंगोज एंड 9 एप्पल्स की कॉस्ट जो है ये बराबर हो जाएगी इसके, विच इज 4 ऑरेंजेस, 6 मैंगोज एंड 8 एप्पल्स। तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, विच मेक्स द करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। Next question is 32 to the power 5 and 2 to the power 27 is divisible by। So इस क्वेश्चन में मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले 32 to the power 5 और 2 to the power 27 इनके यूनिट प्लेस में कौन सा डिजिट है ये निकालता हूँ। तो यार 32 to the power 5 का यूनिट प्लेस का डिजिट 2 to the power 5 के यूनिट प्लेस के डिजिट के इक्वल रहेगा, और 2 to the power 27 का डिजिट अगर मुझको निकालना है यूनिट प्लेस का, तो मुझे 27 को 4n के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो इसको मैं 4 into 6 24 प्लस 3 लिख सकता हूँ, विच कम्स आउट टू बी 2 to the power 4n प्लस 3 का फॉर्म। अब देखो 2 to the power 5 तो मुझको पता है 32 होता है, इसको इसके यूनिट प्लेस में तो 2 ही आएगा, और 2 to the power 4n प्लस 3 जो है, सो 2 की पावर जो रिपीट होती है वो 2, 4, 8, 6 इस फॉर्म में होती है, तो 4n प्लस 3 पे जो है वो यूनिट प्लेस में 8 देता है, तो 2 to the power 27 का यूनिट प्लेस का डिजिट जो है वो 8 हो जाएगा। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो यूनिट प्लेस के डिजिट ऐड होके 2 प्लस 8 बराबर 10 बनाएंगे, जिसका मतलब इनके रिजल्ट के यूनिट प्लेस में 0 आएगा। ओके, रिजल्ट के यूनिट प्लेस में आएगा 0। तो अगर यूनिट प्लेस में 0 है, इसका मतलब वो डिजिट जो है 10 से डिविजिबल रहेगा, तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 10। अगला क्वेश्चन है, let p and q be positive integers satisfying p less than q and p plus q is equal to k. What is the smallest value of k that does not determine p and q uniquely? तो p less than q है और p plus q जो है वो k के बराबर है। अब यार देखो, ये p और q दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, तो अगर मैं k को ऑप्शन में दिया जो है पहला 3 के बराबर कर दूं, तो
P लेस देन Q के हिसाब से P को मुझे 1 ही लेना पड़ेगा और Q को मुझे 2 ही लेना पड़ेगा और कुछ नहीं ले सकता। तो K हमको यूनिक वैल्यू दे रहा है तो ये हमारा आंसर नहीं रहेगा। K बराबर मैं 4 करता हूं तो P बराबर और Q बराबर मैं क्या ले सकता हूं? देखो P लेस देन Q है तो मैं 2 और 2 तो नहीं ले सकता, P को मुझे 1 लेना पड़ेगा, Q को 3 लेना पड़ेगा। तो ये भी मुझे यूनिक केस दे रहा है तो ये भी नहीं रहेगा। K बराबर मैं 5 करता हूं तो P और Q में क्या क्या ले सकता हूं? P लेस देन Q है तो P को मैं 2 और Q को 3 ले सकता हूं और सिमिलरली P को मैं 1 और Q को मैं 4 ले सकता हूं। तो यहाँ पे जो है यूनिक केस नहीं आ रहा है, यहाँ पे दो अलग अलग केसेस आ रहे हैं। तो मतलब है K बराबर 5 करने पे मुझे P और Q यूनिकली नहीं मिलते हैं। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, a person walks 100 meters straight from his house, turns left and walks 100 meters again, turns left and walks 300 meters, then turns right and walks 100 meters to reach his office. In which direction does he walk initially from his house if his office is exactly in the northeast direction? So northeast direction जो है, मैं अगर ये north, ये south, ये east और ये west लेता हूँ तो ये northeast direction है। तो उसका ऑफिस जो है, लेट से यहाँ पे उसका ऑफिस है तो ये जो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। ओके, तो अब मैं क्या करता हूं, मैं ऑफिस से रिट्रेस करता हूं उसके स्टेप्स, ओके, होम तक। तो यहाँ पे देखो टर्न्स राइट एंड वॉक्स 100 मीटर टू रीच हिज ऑफिस बोला है, यानी मान लो वो राइट टर्न करके ऑफिस रीच हुआ तो इससे पहले वो ऐसे आ रहा होगा। ओके, तो 100 मीटर राइट टर्न करके उसने मूव किया है। अब उसके पहले क्या बोला है, टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 300 मीटर्स, यानी ये तो 300 मीटर है बट कोई बंदा लेफ्ट टर्न लेके जो है ये 300 मीटर ले आया है। तो ये मान लो 300 मीटर है तो वो पहले जो है ऐसा जा रहा होगा ताकि उसने लेफ्ट टर्न लेके 300 मीटर ट्रैवल किया। उसके पहले क्या है, टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 100 मीटर, तो ये 100 मीटर वॉक किया है बट लेफ्ट टर्न होके वॉक किया है। तो इसका मतलब वो ऐसे आ रहा होगा ताकि उसने लेफ्ट टर्न लेके 100 मीटर जो है वो वॉक किया। और उसके पहले क्या है, अ पर्सन वॉक्स 100 मीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज हाउस, तो ये जो है 100 मीटर है और उसने जो है स्ट्रेट वॉक किया है तो उसका हाउस जो है यहाँ पे है। अब हाउस की पोजीशंस जो है वो मुझे बतानी पड़ेगी। सो ये अगर मैं एक स्क्वायर यहाँ पे बनाऊं तो ये 100 मीटर हो जाएगा, ये जो है 200 मीटर होगा, ये जो है 100 मीटर होगा। ओके, ये भी 100 मीटर है। तो होम से उसका ऑफिस ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो मुझे ये दो जो ट्रायंगल देगी उसमें ये 100, ये 100, ओके, और ये 90 और ये 90। सो कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हो जाएंगे ये, राइट, ये 100 है, ये 90 है, ये 90 है और ये अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये एंगल और ये एंगल सेम रहेगा और ये वैल्यू सेम रहेगी, तो ये भी 100 रहेगा, ये भी 100 रहेगा। तो इसका मतलब ये एंगल जो है 45 डिग्री का रहेगा और ये 45 डिग्री का है। इसका मतलब यहाँ से स्ट्रेट डाउन जो है वो आपको ये डायरेक्शन मिलेगी जो इधर 45 डिग्री बना रही है नॉर्थ ईस्ट के साथ। सो दिस डायरेक्शन इज साउथ, विच मेक्स द करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन वॉक्स 100 मीटर वेस्टवर्ड देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 100 मीटर्स, he then takes 225 degree turn clockwise, in which direction is he walking now? तो आपके जो डायरेक्शन है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट ऐसे है। तो पर्सन वॉक्स 100 मीटर वेस्टवर्ड, तो मान लो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, 100 मीटर जो है वेस्टवर्ड्स गया, देन टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट यानी वो फिर इधर टर्न हुआ और फिर 100 मीटर वॉक किया। अब यहाँ पे आने के बाद उसकी डायरेक्शन जो है, फेस जो है वो इधर है और उसके बाद वो 225 डिग्रीज क्लॉकवाइज टर्न कर रहा है। तो 225 डिग्रीज यानी ये 180 और इधर और 45, तो इस तरीके से ये 225 डिग्री का टर्न होगा, ये एंगल 45 डिग्री आएगा और अभी जो है 225 डिग्री टर्न करके वो इस तरीके डायरेक्शन में देखेगा। और ये डायरेक्शन क्या है, ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट। तो इसका मतलब अब वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में वॉक करेगा, विच मेक्स द करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, a statement is given followed by two conclusions numbered 1 and 2. Consider the statement and conclusion. Statement,
India is the world's largest producer of milk. Conclusion 1, India is the world's largest exporter of milk. Conclusion 2, India does not import milk. Which one of the following is correct? तो कौन सा कंक्लूजन करेक्ट है ये बताना है. स्टेटमेंट है कि इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क है. सो कंक्लूजन 1 क्या है? इंडिया इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मिल्क. तो देखो यार, अगर आप लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो बट आपका डोमेस्टिक कंजम्पशन ही बहुत ज्यादा है, तो इससे आप बेसिकली लार्जेस्ट एक्सपोर्टर तो नहीं हो पाओगे. तो ये गारंटीड कहना नहीं पॉसिबल होगा कि आप लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मिल्क हो, राइट. सेकंड कंक्लूजन क्या है? इंडिया डज नॉट इंपोर्ट मिल्क. तो अगेन, अगर आप लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क हो बट आपका डोमेस्टिक कंजम्पशन ही इतना ज्यादा है पॉपुलेशन की वजह से, या रोज लोग दूध पीते हैं उस वजह से, कि आपको और मिल्क की जरूरत पड़ रही है, तो आपको मिल्क एक्सपोर्ट करना ही पड़ेगा. तो कंक्लूजन 2 भी अपनी गारंटी के साथ कह सकते हो कि करेक्ट रहेगा. सो दोनों कंक्लूजन जो है वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आंसर विल बी ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. A question is given followed by two statements 1 and 2. Consider the question and the statements. Question: what are the values of m and n where m and n are natural numbers? Statement 1, m plus n is greater than mn and m is greater than n. Statement 2, the product of m and n is 24. Which one of the following is correct in respect of the above question and statement? तो बेसिकली हमको बताना है कि ये क्वेश्चन आंसर करने के लिए कौन से स्टेटमेंट जो है हमको सफिशिएंट रहेंगे, कौन से नहीं रहेंगे. तो हमको बेसिकली वैल्यूज बताने हैं m और n के, दोनों जो है नेचुरल नंबर्स है. अब प्रोडक्ट ऑफ m एंड n 24 दिया है, तो m जो है 1 इंटू 24, m और n जो है 1 इंटू 24 भी हो सकता है, राइट. 2 इंटू 12 भी हो सकता है, 3 इंटू 8 भी हो सकता है, 4 इंटू 6 भी हो सकता है, 6 इंटू 4 भी हो सकता है, 8 इंटू 3 भी हो सकता है, 12 इंटू 2 भी हो सकता है और 24 इंटू 1 भी हो सकता है, राइट. तो स्टेटमेंट 2 से बताना तो पॉसिबल है नहीं, अलोन तो पॉसिबल नहीं है. स्टेटमेंट 1 क्या है? m प्लस n ग्रेटर देन mn एंड m इज ग्रेटर देन n. तो स्टेटमेंट 1 अलोन से तो ये पॉसिबल है ही नहीं कि आप नेचुरल नंबर बता दो m और n क्या रहेंगे. स्टेटमेंट 1 अलोन पॉसिबल नहीं है, स्टेटमेंट 2 अलोन पॉसिबल नहीं है. उनको कंबाइन करते हैं तो देखो क्या होता है. तो ये सारे ऑप्शंस है मेरे पास. m ग्रेटर देन n जो है ये मुझे 4 ऑप्शन देगा, ये वाले. और इनमें से m प्लस n ग्रेटर देन mn मुझे बेसिकली 6 प्लस 4 तो 10 होता है, ये तो नहीं होगा. 12 प्लस 2 भी नहीं होगा, 8 प्लस 3 भी नहीं होगा. 24 प्लस 1 हो सकता है, बिकॉज 24 प्लस 1 25 इज ग्रेटर देन 24 इंटू 1 24. तो m और n का एक ही केस जो है पॉसिबल है, जो कि 24 और 1 है. तो स्टेटमेंट 1 और 2 कंबाइन करके मैं आंसर बता सकता हूं. सो हमारा आंसर रहेगा, क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग ईदर स्टेटमेंट अलोन, विच इज ऑप्शन सी. अगला क्वेश्चन है. सो अगेन आपको बेसिकली क्वेश्चन और स्टेटमेंट दिए हैं. क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू डाउनलोड द सॉफ्टवेयर. और स्टेटमेंट 1 है कि साइज ऑफ सॉफ्टवेयर इज 12 मेगाबाइट्स और स्टेटमेंट 2 है कि ट्रांसफर रेट जो है 2.4 किलोबाइट्स पर सेकंड है. तो अगेन हमको वही बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सफिशिएंट रहेंगे इसको आंसर करने के लिए. तो टाइम रिक्वायर्ड आपको अगर पता लगाना है तो ऑब्वियसली आपको ट्रांसफर रेट पता होना चाहिए और साइज भी पता होना चाहिए. एक ही चीज पता है तो आप बिल्कुल आंसर नहीं दे सकते हो, दोनों चीज लगेंगी. तो पिछले क्वेश्चन की तरह इसका आंसर भी ऑप्शन सी रहेगा कि आप दोनों चीज दिए हैं, आपको ट्रांसफर रेट भी दिया है और साइज दिया है, तो ही आप टाइम रिक्वायर्ड बता सकते हो. तो बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर से आप आंसर बता सकते हो बट ईदर स्टेटमेंट अलोन से नहीं बता सकते. सो आंसर इज ऑप्शन सी. ये भी सिमिलर फॉर्म का क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चंस की तरह. क्वेश्चन आपको दिया है कि व्हाट आर द यूनिक वैल्यूज ऑफ x एंड y वेयर x एंड y आर डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर्स. स्टेटमेंट 1 है x by y इज ऑड और स्टेटमेंट 2 है x into y इज इक्वल टू 12. और हमें वही बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सफिशिएंट रहेंगे इसको आंसर करने के लिए. तो यूनिक वैल्यूज चाहिए हमको x और y की. अब x by y इज ऑड आपको यूनिक वैल्यू तो नहीं देगा, ये तो कई सारे नंबर के लिए पॉसिबल है. तो स्टेटमेंट 1 अलोन सफिशिएंट नहीं है. स्टेटमेंट 2 क्या है? x इंटू वाई बराबर 12. तो x इंटू वाई बराबर अगर 12 है तो x और y के जो वैल्यूज है इसमें मैं x को बड़ा नंबर मानता हूं. तो ये जो है 12 और 1 हो सकते हैं, 6 और 2 हो सकते हैं, 4 और 3 हो सकते हैं, यही पॉसिबिलिटीज है.
तो यहाँ पे x अपॉन वाई जो है इस केस में तो 12 आएगा, ओके, इस केस में 3 आएगा और इस केस में फ्रैक्शन आएगा 4/3। तो यहाँ पे ऑड मुझे यही 3 में ही मिल रहा है, राइट। तो x बाय वाई ऑड आपको x बराबर 6 और y बराबर 2 पे मिलता है। तो ये एक यूनिक केस हो गया। सो बिकॉज दिस इज यूनिक, अगेन इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी कि क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग ईदर स्टेटमेंट अलोन। अगेन यू हैव अ सिमिलर क्वेश्चन। सो यहाँ पे क्वेश्चन है कि अ सर्टन अमाउंट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन एक्स वाई एंड जेड, और क्वेश्चन है कि हु रिसीव्ड द लीस्ट अमाउंट। स्टेटमेंट 1 है x रिसीव्ड 4/5 ऑफ व्हाट y एंड z टुगेदर रिसीव्ड। स्टेटमेंट 2 है y रिसीव्ड 2/7 ऑफ व्हाट x एंड z टुगेदर रिसीव्ड। और अगेन हमें बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सफिशिएंट रहेंगे इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। सो लेट्स सॉल्व दिस। सो स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है कि x को जो अमाउंट मिला ये 4/5 है जो y और z को साथ में मिला है। सो सेकंड स्टेटमेंट है कि y को जो अमाउंट मिला है ये 2/7 है जो x और z टुगेदर को मिला है उसका। सो ये दो इक्वेशन बनते हैं। अब यहां से मैं क्या कर रहा हूं, y की जो वैल्यू है ये मैं इस ऊपर वाले इक्वेशन में डालता हूं। तो x जो है 4/5 ऑफ 2/7 ऑफ x प्लस z इसके बराबर हो जाएगा। 5 इधर लेके आ जाओ तो 5x जो है ये 8/7 ऑफ x प्लस z प्लस 4z के बराबर होगा। 5x जो है 8x प्लस 8z प्लस 7 4 28z अपॉन 7 के बराबर होगा। 7 इधर आ जाएगा तो 35x विल बी इक्वल टू 8x प्लस 28 प्लस 8 जो है 36z हो जाएगा। 8 इधर जाके माइनस होगा तो 35 माइनस 8 आप करोगे आपको 27x मिलेगा विच इज इक्वल टू 36z। तो x की वैल्यू जो है 36z अपॉन 27 आएगी। दोनों 9 से डिविजिबल है तो 9 4 सा 36 और 9 3 सा 27, तो x जो है 4z/3 आ गया। अब यहाँ से आप y को भी z के टर्म्स में निकाल सकते हो। y जो है 2/7 ऑफ x यानी 4z/3 प्लस z आएगा। तो y की वैल्यू जो है 2/7 ऑफ 7z/3 हो जाएगी। 7 7 कट तो y जो है 2z/3 आएगा। सो फाइनली x, y और z के बीच में आपको रिलेशन पता चल जाएगा कि 2z/3 जो है ये सबसे छोटा है, फिर z है और फिर 4z/3 है, यानी y इज लेस देन z इज लेस देन x। और एक बार ये रिलेशन पता चल गया तो आप बता सकते हो कि लीस्ट अमाउंट जो है y को मिला है। तो आप ये क्वेश्चन जो है ये दोनों स्टेटमेंट का यूज करके आंसर कर सकते हो। एक इंडिविजुअल स्टेटमेंट से आप आंसर नहीं कर सकते हो, तो इसका भी आंसर जो है ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर पैटर्न में है। क्वेश्चन है इफ द एवरेज मार्क्स इन अ क्लास आर 60 देन व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। स्टेटमेंट 1 है हाईएस्ट मार्क्स इन द क्लास आर 70 एंड लोएस्ट आर 50। स्टेटमेंट 2 है एक्सक्लूजन ऑफ हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स फ्रॉम द क्लास डज नॉट चेंज द एवरेज। और अगेन हमको बताना है कि ये क्वेश्चन आंसर करने के लिए कौन से स्टेटमेंट सफिशिएंट है और कौन से नहीं है। सो एवरेज मार्क्स जो रहेंगे क्लास के दैट वुड बी इक्वल टू सम ऑफ टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट। अब ये जो है 60 के बराबर है। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो हमको निकालने हैं, इसके लिए हमको सम ऑफ टोटल मार्क जो है वो पता होना चाहिए, वो तो नहीं पता है। हाईएस्ट और लोएस्ट अगर हमको पता है तो उससे भी हम और कुछ तो कर नहीं सकते यहाँ पे, तो स्टेटमेंट 1 सफिशिएंट तो नहीं है। स्टेटमेंट 2 क्या है, एक्सक्लूजन ऑफ हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क फ्रॉम द क्लास डज नॉट चेंज द एवरेज। तो हाईएस्ट और लोएस्ट 70 और 50 है, तो इसको अगर आप एक्सक्लूड करोगे तो सम ऑफ टोटल मार्क्स मैंने S ले लिया तो इसमें से 120 कम हो जाएंगे, और टोटल स्टूडेंट्स मैंने T ले लिया तो इससे 2 कम हो जाएंगे। ओके, तो 60 स्टार्टिंग में S/T के बराबर आया था, अभी 60 जो है S माइनस 120 अपॉन T माइनस 2 के बराबर आएगा। एवरेज सेम है तो S को मैं यहाँ से 60T लिख सकता हूँ। सो 60 बराबर
60t माइनस 120 अपॉन t माइनस 2 करोगे तो ये भी 60t माइनस 120 इज इक्वल टू 60t माइनस 120 आएगा, जो कि रिडंडेंट इक्वेशन है, इससे आप कुछ भी सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन में दोनों स्टेटमेंट जो है वो इनसफिशिएंट है इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। सो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन डी, द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर है, यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है देयर आर 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स व्हिच सम इज अ प्राइम नंबर। क्वेश्चन पूछा है व्हाट आर दोस 3 नंबर्स। स्टेटमेंट 1 है देयर सम इज लेस देन 23, स्टेटमेंट 2 है वन ऑफ द नंबर्स इज 5। और अगेन हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सफिशिएंट है इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। सो 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स है जिनका सम भी एक प्राइम नंबर है। तो अगर मैं 3 प्राइम नंबर्स एक्स वाई जेड लेता हूं तो इनका सम भी जो है इट इज अ प्राइम नंबर। अब स्टेटमेंट 1 क्या है कि ये जो सम है ये लेस देन 23 है। तो सम लेस देन 23 है तो मैं मेरे जो स्टार्टिंग के प्राइम नंबर्स है वो लिख लेता हूँ 2 3 5 7 11 13 17 19। और अब ये मेरी जो कंडीशन है कि सम प्राइम नंबर आना चाहिए और 23 से लेस आना चाहिए, तो मैं मेरे जो नंबर्स है इनमें थोड़ा सा लॉजिक लगा के देखता हूँ, एडिशन करके देखता हूँ। देखो 2 नंबर लिया और 3 लिया तो 5 आएगा, 5 प्लस 5 10 प्राइम नहीं है, 10 प्लस 7 5 प्लस 7 12 प्राइम नहीं है, 5 प्लस 11 16 प्राइम नहीं है, 5 प्लस 13 18 भी प्राइम नहीं है, तो ये प्राइम तो दे नहीं रहे, राइट। फिर 2 के साथ अगर मैं 5 ले लूँ तो वो 7 आता है, 7 प्लस 7 नहीं चलेगा, 7 प्लस 11 नहीं चलेगा, 7 प्लस 13 नहीं चलेगा, और 7 प्लस 17 तो 24 है तो बड़ा है। फिर 3 के साथ अगर मैं 5 ले लूँ तो 3 प्लस 5 जो है ये 8 आता है, और 8 प्लस 11 अगर मैं करूँगा तो ये आता है 19। तो 19 मुझे चलता है, राइट। ये प्राइम नंबर है सम का, इनका सम जो है ये प्राइम नंबर है, सो दिस इज एक्सेप्टेबल। आगे मैं अगर 5 और 7 लेता हूँ तो ये 12 आता है, 12 प्लस 11 23 है, तो सम 23 से लेस होना चाहिए, तो वो मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है, तो बाकी के नंबर लेने में कोई मतलब नहीं है। तो देखो यार स्टेटमेंट 1 से ही मेरा एक यूनिक कंडीशन जो है वो निकल के आ रहा है कि ये मेरे प्राइम नंबर्स जो है 3 5 और 11 ही हो सकते हैं और कुछ नहीं हो सकते। तो स्टेटमेंट 2 की जो है मुझे तो जरूरत भी नहीं है, राइट। स्टेटमेंट 1 से ही मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूं। और स्टेटमेंट 2 भी जो रहेगा, एक नंबर 5 है तो उसमें फिर जो है आप 5 प्लस 17 प्लस 19 लेके देख लो, ये 36 प्लस 5 41 आएगा जो कि प्राइम नंबर है, तो ये भी आपको यूनिक आंसर नहीं देगा। तो स्टेटमेंट 1 जो है हम कहेंगे कि सफिशिएंट है इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। So our answer will be option A. Question can be answered by using one of the statement alone, but cannot be answered using the other statement alone. Okay? So हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन डी, द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो सिमिलर। क्वेश्चन दिया है इज एक्स एंड वाई एन इंटीजर। स्टेटमेंट 1 है 2x प्लस वाई इज एन इंटीजर, स्टेटमेंट 2 है x प्लस 2y इज एन इंटीजर। और अगेन हमें बताना है कि स्टेटमेंट 1 और 2 में से कौन से स्टेटमेंट सफिशिएंट है इसको आंसर करने के लिए। सो x प्लस वाई इंटीजर है क्या, ये पूछा है। देखो यार 2x प्लस वाई इंटीजर है, x प्लस 2y इंटीजर है। आपको दिक्कत कहाँ जाएगी अगर आपने x और y दोनों को फ्रैक्शन लिया और उनका सम जो है वो भी फ्रैक्शन आ रहा है। तो ये 2x प्लस वाई जो है इसको मुझे इंटीजर बताना है। तो इनको देख के मैं अगर x को 1/3 लेता हूं और y को भी 1/3 लेता हूं, जो कि मैं ले सकता हूं क्योंकि कहीं ये नहीं बोला है कि x और y डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो यहाँ पे 2x प्लस वाई जो है ये 2/3 प्लस 1/3 यानी 3/3 बराबर 1 आएगा, और x प्लस 2y जो है ये भी 1/3 प्लस 2/3 यानी 3/3 बराबर 1 आएगा। तो दोनों इंटीजर है, बट x प्लस वाई जो है वो इंटीजर नहीं है। ओके, तो यहाँ पे ये केस मुझे जो मिल रहा है ये मेरे सारे कैलकुलेशंस को कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा, क्योंकि x और y आप इंटीजर लोगे तो उस केस में 2x प्लस वाई एक्स प्लस 2y ये तो इंटीजर हो ही जाएंगे और x प्लस वाई भी इंटीजर होगा। बट जब आपने x और y को फ्रैक्शन लिया है और तभी भी 2x प्लस वाई और x प्लस 2y इंटीजर आ रहे हैं, तो उस केस में x प्लस वाई इंटीजर नहीं होगा।
तो दोनों स्टेटमेंट को यूज करके गारंटीड बताना कि x प्लस वाई इंटीजर रहेगा ये पॉसिबल नहीं है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो सिमिलर। इंफॉर्मेशन दी है, अ पर्सन बाइज 3 आर्टिकल्स P, Q and R for ₹50. The price of article Q is ₹16, which is the least. क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइस ऑफ आर्टिकल P। स्टेटमेंट 1 है कॉस्ट ऑफ P इज नॉट मोर देन दैट ऑफ R, और स्टेटमेंट 2 है कॉस्ट ऑफ R इज नॉट मोर देन दैट ऑफ P। सो अगेन हमको बताना है ये दो स्टेटमेंट में से कौन से स्टेटमेंट सफिशिएंट है इसको आंसर करने के लिए। सो गिवन इंफॉर्मेशन में देखो P प्लस Q प्लस R की प्राइस जो है वो 50 है, उसमें से Q की प्राइस 16 है, तो P प्लस R प्लस 16 बराबर 50 होता है। इसका मतलब P प्लस R जो है 50 माइनस 16 34 होगा। अब P की प्राइस क्या है ये हमको बतानी है। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ P इज नॉट मोर देन दैट ऑफ R, तो नॉट मोर देन यानी लेस देन और इक्वल टू R आएगा, ये स्टेटमेंट 1 है। स्टेटमेंट 2 क्या है, कॉस्ट ऑफ R इज नॉट मोर देन दैट ऑफ P, तो ये भी R लेस देन इक्वल टू P आएगा। तो देखो यार, ईदर स्टेटमेंट अगर आप यूज करोगे अकेले तो ये आंसर निकालना मुश्किल है, क्योंकि P को मैं 1 2 कुछ भी ले सकता हूँ लेस देन R, और R को जो है फिर 1 है तो 33, 2 है तो 32 ऐसे ले लूंगा, तो डिस्टिंक्ट वैल्यूज तो नहीं आएगी। बट अगर मैं इन दोनों को यूज करता हूं कि P जो है R से ज्यादा नहीं है और R जो है ये भी P से ज्यादा नहीं है, इसका मतलब इनको कंबाइन करके P जो है R के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब P और R दोनों के वैल्यूज जो है 17 आ जाएंगे, और उस केस में आप जो है आर्टिकल P की प्राइस 17 है ये बता सकते हो, और 16 लीस्ट है ये भी इससे कंफर्म हो जाता है, तो जो है कंडीशंस भी सारे सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो अगेन इसका आंसर रहेगा कि दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड by using both the statement but cannot be answered using either of the statement. So answer would be option C. Next question is also similar. So information हमें दी है कि P, Q, R and S appeared in a test. Question पूछा है has P scored more marks than Q? Statement 1 है the sum of the marks scored by P and Q is equal to the sum of the marks scored by R and S. Statement 2 है the sum of marks scored by P and S is more than the sum of marks scored by Q and R. और अगेन हमें बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सफिशिएंट है इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। सो स्टेटमेंट 1 की इक्वेशन क्या बनेगी कि सम ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय P एंड Q यानी P प्लस Q ये इक्वल है सम ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय R एंड S यानी R प्लस S से। स्टेटमेंट 2 की इक्वेशन बनेगी सम ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय P एंड S यानी P प्लस S इज मोर यानी ग्रेटर देन sum of marks scored by Q and R, so this is greater than Q plus R। और हमको बताना है कि P ने क्या Q से ज्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं। सो बेसिकली ये इक्वेशन और इनइक्वालिटी से हमको P और Q के बीच की रिलेशनशिप जो है वो बतानी है। सो इनको अगर मैं ऐड कर दूं तो 2P plus Q plus S will be greater than 2R plus Q plus S। Q plus S कैंसिल कर दो तो P greater than R तो आ जाता है, तो P और R के बीच का तो रिलेशन मुझे मिल गया। अब यार P प्लस Q बराबर R प्लस S है और P ग्रेटर देन R है, तो इसका मतलब Q लेस देन S हो जाएगा, तभी जाके इनके सम जो है वो इक्वल आ सकते हैं। ओके, क्योंकि एक ग्रेटर क्वांटिटी और एक लेसर क्वांटिटी है तो उनका एक दूसरे क्वांटिटीज के साथ सम इक्वल आ रहा है, तो इसको कम करना पड़ेगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके ये सम इक्वल आएगा। सो मुझे P, R, Q और S के बीच का रिलेशनशिप तो मिल रहा है, बट P और Q के बीच का रिलेशनशिप जो है वो मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ। सो बेसिकली दोनों स्टेटमेंट सफिशिएंट नहीं है इसको आंसर करने के लिए। सो माय आंसर वुड बी ऑप्शन डी कि बोथ ऑफ द स्टेटमेंट आर नॉट सफिशिएंट इनफ टू आंसर दिस क्वेश्चन इवन टुगेदर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है एज ऑफ ईच ऑफ P एंड Q इज लेस देन 100 years बट मोर देन 10 years। If you interchange the digits of the age of P, the number represents the age of Q. Question पूछा गया है what is the difference of their ages? Statement 1 is age of P is greater than the age of Q. Statement 2 है sum of their ages is 11/6 times their difference. और अगेन हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सफिशिएंट है इसको आंसर करने के लिए। सो ऑब्वियसली एज ऑफ P ग्रेटर देन Q से मैं और कुछ निकाल नहीं सकता हूँ, राइट? क्योंकि P और Q जो है 10 और 100 में से कुछ भी हो सकता है,
तो स्टेटमेंट 1 सफिशिएंट तो नहीं है आंसर करने के लिए। स्टेटमेंट 2 क्या है, सम ऑफ देयर एजेस इज 11/6 टाइम्स देयर डिफरेंस। तो सम ऑफ द एजेस जो है p प्लस क्यू आएगा और ये जो है 11/6 रहेगा उनके डिफरेंस का, विच इज p माइनस क्यू। तो यहाँ पे मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि p ग्रेटर देन q है। ओके, अगर ये मैं एज्यूम नहीं करता हूँ तो यहाँ पे p माइनस क्यू के जगह q माइनस p भी आ सकता है। तो टू गेट यूनिक इक्वेशन मुझे फर्स्ट स्टेटमेंट का यूज जो है वो करना ही पड़ेगा। अब देखो आपको बोला क्या गया है कि इंटरचेंज द डिजिट्स ऑफ एज ऑफ p, नंबर रिप्रेजेंट्स एज ऑफ q। तो p अगर कोई नंबर एक्स वाई है तो q जो है वाई एक्स होता है, और इन टर्म्स ऑफ देयर प्लेस वैल्यू इसको मैं 10x प्लस वाई लिख सकता हूँ, इसको मैं 10y प्लस एक्स लिख सकता हूँ, और ये वैल्यूज जो है मैं इस इक्वेशन में अगर पुट करूंगा तो p प्लस क्यू जो है 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स आएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू 11/6 टाइम्स देयर डिफरेंस जो कि आता है 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स। तो दिस इज 11x प्लस 11y इक्वल टू 11/6 टाइम्स 9x माइनस 9y। सो 11 कॉमन निकाल के ये मैं कट कर सकता हूँ, 6 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 6x प्लस 6y बराबर 9x माइनस 9y आएगा। सो 9y इधर ले आओ तो 15y जो है 3x के बराबर हो जाएगा, इसका मतलब x जो है 5y के बराबर होगा। y को मैं 1 ले सकता हूँ तो x जो है 5 आएगा, तो उस केस में 51 और 15 ये एजेस हो जाएंगे। y को मैं 2 लूंगा तो x की वैल्यू जो है वो 10 आएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि x जो है ये सिंगल डिजिट नंबर है। तो y की वैल्यू मैं 1 ही डाल सकता हूँ, y की वैल्यू मैं 2 ले नहीं सकता, और उस केस में p और q के जो है यूनिक वैल्यूज आ रहे हैं, तो एक ही केस पॉसिबल है, तो एक ही वैल्यूज आएंगे दोनों के। और यहाँ पे मैं p ग्रेटर देन q मान रहा हूँ तो मैं p की वैल्यू 51, q की वैल्यू 15 लूंगा। अगर वो नहीं लेता तो उल्टा हो जाता, राइट, 15 और 51 आ जाता, p का 15 और q का 51। तो डिफरेंस ऑफ एज जो है मैं यहाँ से कैलकुलेट कर सकता हूँ, 51 माइनस 15 के बराबर होगा, राइट। सो दोनों स्टेटमेंट टुगेदर जो है वो सफिशिएंट है इसको आंसर करने के लिए, एक ही स्टेटमेंट से आप आंसर नहीं कर सकते हो। सो उसी केस में आपका आंसर जो है अगेन ऑप्शन सी हो जाएगा कि इट कैन बी आंसर्ड यूजिंग बोथ स्टेटमेंट बट नॉट ईदर स्टेटमेंट अलोन। Next question is, a main statement is followed by 4 statements labeled P, Q, R and S. Choose the ordered pair of statement where the first statement implies the second and two statements are logically consistent with the main statement. Main statement है Pradeep becomes either a director or a producer. Statement P है Pradeep is a director. Statement Q है Pradeep is a producer. Statement R है Pradeep is not a director and statement S है Pradeep is not a producer. सो हमको बताना है कि कौन सा ऑर्डर्ड पेयर जो है वो करेक्ट है और लॉजिकली फॉलो करता है। तो मेन स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि प्रदीप या तो डायरेक्टर बनेगा या प्रोड्यूसर बनेगा। तो अगर पी में लेता हूं प्रदीप इज अ डायरेक्टर, प्रदीप जो है वो प्रोड्यूसर नहीं है, तो पी के साथ जो है एस आएगा, ओके। और सेकंड क्यू स्टेटमेंट अगर मैं लेता हूं प्रदीप इज अ प्रोड्यूसर, तो प्रदीप डायरेक्टर नहीं हो सकता, तो क्यू के साथ जो है आर आएगा। तो ये ऑर्डर्ड पेयर तो बन गई है, और दोनों ऑर्डर्ड पेयर जो है मेन स्टेटमेंट से कंसिस्टेंट है कि अगर डायरेक्टर है तो प्रोड्यूसर नहीं है, प्रोड्यूसर है तो डायरेक्टर नहीं है। तो बोथ एस पी एंड आर क्यू विल बी योर आंसर विच इज ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, इफ ए प्लस बी मीन्स ए माइनस बी, a minus b means a into b, a into b means a divided by b, a divided by b means a plus b, then what is the value of 10 plus 30 minus 100 into 50 divided by 25? So 10 plus 30 minus 100 into 50 divided by 25 को सबसे पहले आपको ये ऑपरेशंस जो है वो चेंज करने पड़ेंगे। देखो प्लस का मतलब माइनस होता है, तो ये 10 माइनस 30 हो जाएगा, माइनस का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है इंटू 100 हो जाएगा, इंटू का मतलब डिवीजन होता है तो ये डिवाइडेड बाय 50 हो जाएगा, और डिवीजन का मतलब प्लस होता है तो ये प्लस 25 हो जाएगा। और फिर आप बॉडमॉस फॉलो करो, ये जो है 30 इंटू 2 प्लस 25 हो जाएगा, विच इज 10 माइनस 60 प्लस 25, which is equal to 35 minus 60, which is equal to minus 25. So answer will be option D.
अगला क्वेश्चन है, इफ P मीन्स ग्रेटर देन, Q मीन्स लेस देन, R मीन्स नॉट ग्रेटर देन, S मीन्स नॉट लेस देन एंड T मीन्स इक्वल टू, देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सो स्टेटमेंट क्या है, 2x S 3y एंड 3x T 4z देन 9y P 8z। तो S का मतलब क्या है, नॉट लेस देन, तो 2x नॉट लेस देन y है एंड 3x T का मतलब इक्वल टू 4z है, तो उसकी वजह से 9y P का मतलब ग्रेटर देन 8z होगा, राइट। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, x q 2y, तो q का मतलब लेस देन है तो x लेस देन 2y होगा एंड y r z, y इज नॉट ग्रेटर देन z देन x r z, तो x इज नॉट ग्रेटर देन z, ये आएगा। सो हमको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट। सो फर्स्ट स्टेटमेंट से मैं x की वैल्यू जो है 4z/3 लिख सकता हूं और उसको यहाँ पे पुट करूंगा, तो 2 इंटू 4z/3 इज नॉट लेस देन y, इसका मतलब है 8z इज नॉट लेस देन 3y। तो इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं 8z लेस देन 9y। अब 8z नॉट लेस देन 3y है तो 9y से लेस तो वो हो ही नहीं सकता, तो स्टेटमेंट 1 जो है वो इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 2 क्या है, अब y नॉट ग्रेटर देन z को मैं y लेस देन और इक्वल टू z लिख सकता हूं और फर्स्ट इनइक्वालिटी से x लेस देन 2y को मैं x/2 लेस देन y लिख सकता हूं एंड y लेस देन z से ये इक्वेशन इनइक्वालिटी ऐसी हो जाएगी, तो x जो है लेस देन और इक्वल टू 2z आएगा, ओके, विच मीन्स x इज नॉट ग्रेटर देन z 2z। सो x नॉट ग्रेटर देन 2z आता है, तो x नॉट ग्रेटर देन z नहीं आ सकता, x कैन बी ग्रेटर देन z एंड कैन नॉट बी ग्रेटर देन 2z, तो ये जो है ये फॉलो नहीं करता, तो दोनों जो है स्टेटमेंट फॉलो नहीं कर रहे, तो नीदर 1 and 2 विल बी योर आंसर विच इज ऑप्शन डी। Next question is, if in a certain code ABCD is written as 24, EFGH is written as 1680, then how is IJKL written in that code? So यार ABCD जो है EFGH IJKL, अब इनको अगर मैं अल्फाबेटिकली नंबर देता हूँ उसी के ऑर्डर में, तो ये नंबर्स हो जाएंगे। अब ABCD जो है, लेट्स मल्टीप्लाई दिस, तो 6 इंटू 4 24 ऐसे आता है। EFGH जो है 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 करूँगा तो 30 इंटू 56 होगा, 6 3 सा 18 कैरी 1, तो इस तरीके से ये आता है। तो ऑब्वियसली IJKL जो है 9 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 12 के बराबर आएगा, so this is 90 into 132, so 9 2s are 18 carry 1 27 plus 1 28 carry 2, 9 1s are 9 plus 2 11, so 11880 will be your answer which is option A. Next question is, if in a certain code pot is written as A top, trap is written as A part, how is arena written in that code? तो ये तो बहुत सिंपल है, देखो पॉट को क्या किया, पहले फ्लिप कर दिया, टॉप कर दिया और उसके सामने ए लगा दिया। सिमिलरली ट्रैप को भी उल्टा कर दिया, PART कर दिया और ए लगा दिया, तो यहाँ भी एरिना जो है उसको हम उल्टा करेंगे तो ANERA आएगा और ए लगा देंगे, तो AANERA विल बी योर आंसर विच इज ऑप्शन डी। Next question is, what will come in place of star in the sequence 3, 14, 39, 84 star 258? So ये नंबर्स कैसे आए, सबसे पहले हमको ये सोचना पड़ेगा। देखो यार, नंबर जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं मुझे बिल्कुल लग रहा है कि क्यूब्स यूज हुए होंगे, तो ये जो है 1 क्यूब प्लस 2 के बराबर है, ये 2 क्यूब प्लस 8 प्लस 6 के बराबर है, ये 3 क्यूब प्लस 27 प्लस 12 के बराबर है, ये जो है 4 क्यूब प्लस 20 के बराबर है, ये जो है 6 क्यूब प्लस 58 माइनस 16 करोगे तो 42 के बराबर है।
ओके। अब यार ये 2, 6, 12, 20, 42 का क्या लॉजिक है ये मुझे समझना पड़ेगा। तो 6 जो है मैं 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ, 12 को 3 इंटू 4 लिख सकता हूँ, इसको 4 इंटू 5 लिख सकता हूँ, इसको 1 इंटू 2 लिख सकता हूँ। तो उसी लॉजिक से यहाँ पे भी 6 इंटू 7 है, तो ये जो स्टार का नंबर रहेगा ये प्लेस का क्यूब यानी 5 क्यूब हो जाएगा, और फिर वो जो नंबर है 5 उसको उसके अगले वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, यानी 5 इंटू 6 उसमें ऐड करना है। तो ये जो है 125 प्लस 30 विच विल बी इक्वल टू 155 होगा, विच इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सम कोड लेटर्स P, Q, R, S, T represent numbers 4, 5, 10, 12, 15. It is not known which letter represents which number. If Q minus S is equal to 2S and T is equal to R plus S plus 3, then what is the value of P plus R minus T? So basically हमको numbers जो है 4, 5, 10, 12 या 15 में से सिलेक्ट करने हैं। अब Q माइनस एस बराबर 2S है, मतलब Q बराबर 2S प्लस S है, मतलब Q बराबर 3S है, राइट। तो यहां से क्या होता है कि S जो है अगर मैं 4 लूंगा तो Q जो है 12 आता है, S अगर मैं 5 लूंगा तो Q जो है 15 आता है। तो इस तरह ये जो पेयर्स जो है 4, 12, 5, 15 बनते हैं। ओके। अब T की वैल्यू जो है R प्लस S प्लस 3 है, तो S अगर मैं 4 लूंगा तो T की वैल्यू R प्लस 7 आएगी, S अगर मैं 5 लूंगा तो T की वैल्यू R प्लस 8 आएगी। सो S की वैल्यू मैंने 4 ली तो 4 और 12 मेरे वैल्यू से हट जाएंगे। अब T की वैल्यू जो है 7 प्लस सम नंबर है, तो 7 प्लस 5 करोगे तो 12 आएगा, तो 12 तो चला गया है। 7 प्लस 10 करोगे तो भी नहीं जमेगा, और 7 प्लस 15 तो रहने ही दो, तो ये मुझे नहीं चल रहा। यहाँ पे मैंने S की वैल्यू 5 ली है, तो S की 5 ली है, तो 5 और 15 मेरा चला गया। अब T की वैल्यू जो है R प्लस 8 है, तो R की वैल्यू जो है मैं 4 डाल सकता हूँ, तो 4 प्लस 8 करूंगा तो T जो है वो 12 आएगा R बराबर 4 पे। ओके, तो ये मेरा केस जो है एक बन रहा है। यहाँ पे मुझे R बराबर 5 भी नहीं चल रहा था, राइट, क्योंकि 12 चला गया था। तो इस तरीके से मेरा R, S, T और Q का वैल्यू आ गया, और इस केस में P का वैल्यू जो है वो 10 हो जाएगा, और मुझे वैल्यू निकालनी है P प्लस R माइनस T की, जो कि आएगी 10 प्लस 4 माइनस 12 विच इज 14 माइनस 12 विच इज इक्वल टू 2। सो मेरा आंसर रहेगा ऑप्शन बी।